हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आपकी प्यारी कृषि मैम और आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई सिंप्लीफाइड सीरीज का और एक नया चैप्टर और एक खूबसूरत सा चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा उसमें प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, मैटर का देखा था ना, मैटर का क्लासिफिकेशन कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस या तो इम्प्योर सब्सटेंसेस, और फिर प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या तो एलिमेंट्स या तो होते हैं कंपाउंड्स, और फिर ये एलिमेंट्स के अंदर जो होते हैं ना वही होते हैं एटम्स। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम अगर हम देखें तो एटम इज जस्ट वन एंटिटी, और वो जब एक एटम, दो एटम, तीन एटम, बहुत सारे एटम्स मिलकर कुछ ग्रुप बनाते हैं, कुछ टीम बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन एटम, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक एटम है और इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम। इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक एटम है और ये एक हाइड्रोजन एटम है। अब ये अकेला था, जिंदगी में अकेला था, उसको चाहिए थे फ्रेंड्स, तो उसको मिल गए कुछ दो फ्रेंड्स, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक एटम था, उसको मिले दो फ्रेंड्स और ये दो फ्रेंड्स मिलकर बनाए एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन था यहाँ पे। ठीक है, एक ऑक्सीजन था और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर हम क्या बोलते हैं, उसको वाटर बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब एटम एक सिंगल लाइफ जीता है तब उसको हम बोलते हैं एटम। जब यही एटम, दो एटम या तीन एटम मिलकर कुछ ग्रुप बनाते हैं तब उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो ये जरा भी कंफ्यूजन अभी नहीं होना चाहिए कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में और स्टडी करना है तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, क्योंकि इसमें ना क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें ये जो स्टार्टिंग है, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें अगर कंफ्यूजन लेके बैठोगे तो फिर आगे का चैप्टर पूरा बाउंसर जाएगा। तो पूरा एकदम अच्छे से जान लो कि इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूँ, अगर आपको समझ गया है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जस्ट आंसर करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके मुझे आंसर करो कि अगर मैं लिखूं H2 तो H2 क्या होगा। H2 में हाइड्रोजन के दो एटम्स है, राइट। H2 को मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, हाइड्रोजन के दो एटम्स है। तो क्या ये एटम है, ये एटम नहीं है, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सिंगल लाइफ में नहीं जी रहा। एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, दो हाइड्रोजन एटम है, तो मिनिमम दो होने चाहिए, फिर दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। समझ रहा है अभी। तो ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब दूसरा मैं बोलती हूँ आपको NaCl। NaCl क्या है, NaCl में Na का एक एटम है और Cl का एक एटम है। इसका मतलब है ये भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, ये भी मॉलिक्यूल बन चुका है। अगर मैं बोलूं आपको ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये एटम है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने एक ऑक्सीजन का एटम ही बोला है। दूसरा अगर मैं बोलूं हीलियम, ठीक है, हीलियम, तो हीलियम भी क्या है, हीलियम के अंदर हम जाएंगे तो उसके अंदर एक ही हीलियम का एटम रहेगा, एंड दिस इज अगेन एन एटम। तो जब एटम होता है ना, सिर्फ एक सिंगल एटम होता है, तो वो क्या बनाता है, वो एक एलिमेंट बनाता है। हमने मैटर में क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट या तो कंपाउंड। तो एलिमेंट, एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो एलिमेंट होगा ना, उसमें जो भी एटम्स होंगे, जो भी एटम्स, वो सारे क्या होंगे, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन होगा ना। सारे ही एटम्स ऑक्सीजन के होंगे तब जाके एक एलिमेंट बनेगा, दैट इज ऑक्सीजन एलिमेंट। वैसे ही हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन के एटम्स, राइट। तो यहाँ पे एटम्स क्या होता है बच्चों, एटम इज द यूनिट जो कि एलिमेंट का है। मतलब एटम्स जब मिलकर आएंगे तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक एलिमेंट। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaCl क्या है, एक कंपाउंड है। इसको कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सोडियम जो है, सोडियम इज वन एलिमेंट,
इन इज अनदर एलिमेंट। तो जब एक एलिमेंट नहीं है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स आए हैं और कुछ बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो अगर मैं कंपाउंड का देखूं, कंपाउंड के अंदर क्या होगा बच्चों, कंपाउंड के अंदर ये NaCl है, तो उसके अंदर सारे ना NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे, NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कंपाउंड, जैसे कि वाटर है, वाटर भी एक क्या है, कंपाउंड है। तो वाटर जब मैं ड्रॉ करूंगी तो उसके अंदर मुझे क्या मिलेंगे, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, राइट, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये वाटर है तो उसके अंदर सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो H2O, H2O, H2O। तो ये सारे क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल। तो जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड। एलिमेंट की बात करूं, फिर से एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन को ड्रॉ कर रही हूं, हाइड्रोजन एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, सिंगल सिंगल। यहां पे मैं H2O नहीं लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। तो ये क्लियर होना चाहिए, अभी जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। टू समराइज, एटम क्या है, एटम मिला जाएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट किससे बना हुआ है, एलिमेंट बना हुआ है एटम्स से। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सोडियम एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम्स, क्लोरीन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ क्लोरीन एटम्स। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो H2O इज अ कंपाउंड, तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो H2O इज मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, NaCl इज मेड अप ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये समझना बहुत जरूरी था। अब चैप्टर के आगे जाते कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। चैप्टर में हम ना कुछ लॉज स्टडी करेंगे। जैसे हमने देखा कि एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, तो अभी उनको जिंदा रहना है तो उनको इंटरैक्ट तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग दिन भर चुपचाप तो रह नहीं सकते, हमें बाहर जाना पड़ता है, हमें बातचीत करनी पड़ती है, राइट, इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनको एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है, और उनका बातचीत क्या होता है, रिएक्शन करना। तो ये लोग रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन करने के लिए उनको कुछ लॉज स्टडी नहीं करने पड़ता, फॉलो करने पड़ते। स्टडी तो हमको करना पड़ता है ना, हमारा कुछ नाता भी नहीं तो भी हमें स्टडी करना पड़ता है। वो लोग तो मजे लेते हैं, राइट, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। तो कैसे रिएक्ट करते, देयर आर 2 लॉज जो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे एक तो साइंटिस्ट लवॉइजर भाई को करना है, ठीक है, याद करना है। दूसरा है प्राउस्ट। तो लवॉइजर ने एक लॉ दिया था, प्राउस्ट ने एक लॉ दिया था। तो इनका थोड़ा फोटो देख लेते हैं, दोनों का फोटो अच्छे अच्छे दिख रहे। अब ये लोग ने क्या दिया था, ये लोग ने लॉ दिए थे। इसने कौन सा लॉ दिया था, लवॉइजर ने लॉ दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और प्राउस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। और ये दोनों लॉज कौन से हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब वही कि एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, या तो एलिमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो, हमेशा ये 2 लॉज तो होते ही है फॉलो, कोई भी रिएक्शन हो। तो ये लॉज किस बारे में है, क्या बोलना चाहता है, ये हम लोग फटाफट से स्टडी करते हैं, और बहुत इजी है। ठीक है, जरा भी टेंशन मत लेना कि ये क्या ही लॉ है, एकदम इजी, एकदम अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे हर चैप्टर स्टडी किया है। स्टडी करने के इंटेंशन तो स्टडी किया ही नहीं है, हम तो बातचीत करते करते सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझो कि क्या बोलना चाहता है। अभी मास बोल रहा है मतलब वजन, राइट, मास मतलब अपन क्या बोलते हैं, वजन। तो ये क्या बोल रहा है कि वजन ना आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो सिर्फ फॉर्म्स चेंज होगा। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा यार, आगे या तो पढ़ोगे 9th में कि एनर्जी का भी लॉ होता है, मोमेंटम में का भी लॉ होता है। तो ये सब क्या है, कंजर्वेशन मतलब क्या, कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये डायलॉग तो फेमस होता ही है, कोई भी आप कंजर्वेशन वाला लॉ ले लो, कोई भी कंजर्वेशन, फिर वो एनर्जी हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा ये सेंटेंस तो आएगा ही कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड
नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ फॉर्म्स चेंज करता है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो वो एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, पर आप अलग से उसका एनर्जी को बना नहीं सकते, फैक्ट्री नहीं होती कोई, जैसे मास की कोई फैक्ट्री नहीं होती है कि हाँ भाई यहाँ पे ना मास बनता है, यहाँ पे ना मास का ब्रेकडाउन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जब आप लिखो तो वजन शुड बी सेम। अब जब कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखते हो और राइट हैंड साइड में कुछ लिखते हो, यस और नो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, राइट। तो जो रिएक्टेंट्स आप ले रहे हो ना उसका वजन करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसका वजन आया 20 किलोज, तो जो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा ना वो भी 20 किलोज ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस अब देख लेते हैं टेक्स्ट बुक क्या बोलती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप बना भी नहीं सकते, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन में कैसे अप्लाई होता है ये हम लोग देखते हैं। तो अगर मैंने दो रिएक्टेंट्स लिए, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, मतलब वो रॉ मटेरियल्स है जो कंबाइन करके अपने को प्रोडक्ट्स देंगे। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्टेंट्स लिए, ये 10 किलो लिया, ठीक है, हाइपोथेटिकल, ये सब काल्पनिक कथा है। तो ये 10 किलो लिया और ये मैंने फिर से 10 किलो लिया, तो टोटल रिएक्टेंट्स का कितना हो गया मास, 20 किलोज हो गया, राइट। अब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज C+D, उसका टोटल भी 20 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये 10 हो और ये भी 10 हो, ये हो सकता है ये 19 हो और ये सिर्फ 1 ही किलो हो, पर मुझे चलेगा, मुझे टोटल 20 चाहिए। दैट इज माई लाइक एकदम फिक्स्ड कि मुझे 20 चाहिए। क्योंकि क्या, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लवॉइजर भाई ने क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, जितना तुम रिएक्टेंट्स में मास ले रहे हो उतना तुमको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, राइट, उतना तुमको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। तो आई कैन राइट दिस कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट जितना भी होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, इतना झंझट क्यों करते हैं, ये लॉ को फॉलो करने के लिए करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2O का मैं फॉर्मेशन लिखती हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन H2 गैस ली मैंने, ऑक्सीजन गैस ली मैंने, और फिर मुझे मिला H2O, ये रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन को ध्यान से देखो आप, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है, पर मुझे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड, कुछ तो हेरा फेरी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे मुझे ना बैलेंस करना पड़ता है। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस ओनली, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, राइट। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, और फिर हाइड्रोजन तो 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं, ये अगर क्वेश्चन आए तो बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने स्टडी कर लिया और एकदम इजी था। अब हम लोग सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं एकदम इजी तरीके से। क्या बोलता है ये, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या, प्रोपोर्शन मतलब क्वांटिटी बोल सकते हैं, राइट। प्रोपोर्शन इतना प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप स्टडी करते ही रहेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि हमने बैलेंसिंग तो कर लिया, ये बात ठीक है। प्राउस्ट भाई बोलता है कि लवॉइजर तूने जो बोला ना एकदम सही, एकदम 100% वाली बात, पर तुझे क्या पता है कि जो हम मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं ना, जो कंपाउंड लिख रहे हैं, वो आपस में भी खुद का सेटिंग करके बैठे। अब फॉर एग्जाम्पल वाटर हमेशा हम लोग H2O ही लिखते हैं, राइट। कोई HO या H3O या H4O तो लिखता नहीं है, कोई मनमानी करता है कि नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि वाटर हमेशा H2O मतलब H2O के फॉर्म में ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर जो एटम्स है ना, वो लोग भी पहले से प्री डिसाइड करके बैठे अपना प्रोपोर्शन, कि इतना मतलब इतना ही,
₹150 में इतना ही मिलेगा। तो हाइड्रोजन एटम दो ही मतलब दो ही मिलेगा, और ऑक्सीजन एक ही मतलब एक ही मिलेगा, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। तो दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब क्या, फिक्स्ड, कि इतना मतलब इतना ही क्वांटिटी होगा। अब NaCl में क्या लिखा था हमने, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, कोई ऐसे तो नहीं लिखता NaCl2 या NaCl3, राइट? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक की लाइंस क्या कहती है, हमने समझ तो लिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। अब सिर्फ हमें टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करना है। तो इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। यही बोल रहे हैं कि वो लोग का ना आपस में खुद से पहले से सेटिंग करके रखते हैं ये लोग कि देख मुझे वाटर बनाने का, अपने को वाटर बनाने का, वी आर अ टीम। मैं हाइड्रोजन हूं फॉर एग्जाम्पल और आप ऑक्सीजन हो, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, देख तू एक ही आएगा और मैं 2 बार आऊंगी, ठीक है, मैं 2 बार आऊंगी और फिर तू एक ही बार आएगा, और फिर हम दोनों क्या बना देंगे, हम एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। समझ रहे हो? तो ये लोग का ना पहले से ही डेफिनाइट प्रोपोर्शन डिसाइडेड रहता है। तो यही है यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल कि H2 एक बार आया, H2 मतलब 2 एटम्स एक बार आए, और ऑक्सीजन का एक ही एटम आया, तो इसका मतलब है कि H2O मिला। अब ये जो वाटर है, क्या वो वाटर अगर मैं प्लेस चेंज करूंगी तो अलग हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है। ये लोग जो पहले से डिसाइड करके बैठे हैं वाटर को कैसे बनाना है कि मैं 2 बार आऊंगी और आप एक ही बार आओगे, तो ये कैसे मतलब डिसाइड करके रखा है ना। फिर वो कोई भी प्लेस हो, जैसे कि अगर मैं सी वाटर की बात करूं, ठीक है, सी वाटर ही था ना, ये आइस वाटर था, सॉरी आइस वाटर। तो आइस वाटर, चलो जाते हैं कश्मीर में, लेह लद्दाख में, और फिर वहां पे देखते हैं आइस वाटर। तो ये आइस वाटर में जो वाटर रहेगा, वो वाटर का फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं कि वाटर का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगी कि आइस वाटर है ना, ठीक है। पर मैम आइस वाटर हो कि नॉर्मल वाटर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला इज H2O। तो आप क्या बोलोगे कि आइस वाटर है तो भी H2O ही लिखोगे। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो पूछती हूँ, रिवर वाटर, ठीक है, रिवर वाटर, चलो रिवर में जाते हैं, अभी रिवर में जाते हैं, कोई रिवर में नर्मदा में जाते हैं, वहां का पानी मैंने लिया और फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये रिवर वाटर का मुझे फॉर्मूला बताओ, तो आप फिर से यही बोलोगे ना कि मैम वाटर है H2O ही होगा। तो फिर से आपने यही बोला कि H2O ही होगा। अब मैं फिर से आपको आपका दिमाग खाने फिर से मैं आ गई, और फिर मैंने आपको फिर से पूछा कि अब ना मुझे सी वाटर का बताओ, समुद्र का पानी का बताओ। अरेबियन सी में जाते, चलो जाते हैं, कोई सी में जाते हैं, और फिर मैं आपको पूछ रही हूँ कि ये समुद्र वाटर का बताओ, ये इसका बताओ फॉर्मूला, तो मैम फिर से यही होगा, दैट इज H2O। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ओरिजिन हो, कहां पे भी जाओ, जो मॉलिक्यूल है उसका फिक्स्ड एटम्स ही रहेगा। ऐसे नहीं कि भाई आइस वाटर है तो आइस वाटर में मैं चलो ना अभी 2 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन ले लेते और अलग सा वाटर बनाते, ऐसे नहीं होगा, राइट? ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन स्ट्रिक्टली बोलता है मेरा कैपेसिटी 2 मतलब 2, तो मैं 2 ही हाइड्रोजन को लेके जाऊंगा। उसके आमने सामने 10-15 हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे तो भी यही बोलेगा कि मुझे सिर्फ 2 हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करना है और मुझे वाटर बनाना है, ठीक है, ये समझ गया। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि जो अंदर एटम्स है, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है, वो एटम्स का फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, उनका रेशियो भी फिक्स्ड रहेगा। अब आगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे उसका मास कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा मैं अभी के लिए बता देती हूँ, अभी आपको पता भी नहीं होगा कि मास क्या होता है, पर अभी के लिए समझ लो कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब यहाँ पे H2 है, मतलब 2 बार, तो 2 बार मतलब 1 into 2, तो 2 + 16 कितना हुआ, 2 + 16 is 18, राइट? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मिला मुझे मास, और ऑक्सीजन का 16 था, तो 2:16 रेशियो आया, 2 1 जा 2 8 जा, इसका मतलब है मुझे 1:8 का रेशियो मिला। तो ये तीनों में मुझे 1:8 का ही रेशियो मिला ना, क्यों? क्योंकि तीनों का फॉर्मूला सेम आया। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है कि मास रेशियो इज सेम, टेक्स्ट बुक की लाइंस है यहाँ पे, इसलिए ये डाला गया है कि मास रेशियो इज सेम। अगर आपको पूछे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कौन सा रेशियो इज सेम, तो मास रेशियो इज सेम। जब आप मास कैलकुलेट करोगे
वो स्पेसिफिक एटम्स का, जैसे कि NaCl की अगर मैं बात करूं तो Na का जो मास होगा, Cl का जो मास होगा, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। फिर वो आपका घर का सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा दैट विल ऑल्सो बी NaCl, या तो आप रन ऑफ कर जाओ, वहां का जो सॉल्ट होगा वो भी NaCl ही होगा, समझ रहे हो? तो कहीं पे भी जाओ वो NaCl का NaCl ही रहेगा और मास रेशियो विल बी फिक्स्ड, राइट? तो ये दोनों लॉज हमने कर लिए। अब जॉन डाल्टन आते हैं। हो क्या रहा था ना कि तभी एटम का सीजन चल रहा था, जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा है वैसे एटम का सीजन चल रहा था। सब लोग टूट पड़े थे कि मैं ना एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कवरी करूंगा और अपना नाम रोशन करूंगा। तो सब लोग अलग अलग डिस्कवरी कर रहे थे। तो जॉन डाल्टन भाई साहब ने क्या बोला, देखो तुम लोग सब अपना अपना डिस्कवरी करो, मैं ना एक थियोरी बनाने वाला हूं, तो जिनको भी अपना अपना डिस्कवरी सबमिट करना है मुझे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो ठीक है, सब साइंटिस्ट ने अपना अपना डिस्कवरी दिया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक साथ समराइज कर लिया और उसको उन्होंने नाम दे दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दैट इज DAT। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है, जो भी लॉज हो गए, फिर एटम क्या होता है, कि किसने डिस्कवरी किया कि एटम क्या होता है, एटम डिविजिबल होता है कि नहीं, तो वो सारी डिस्कवरी एक साथ उन्होंने एक ही साथ में पोस्टुलेट कर दी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, DAT। तो ये आपको ना क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, क्योंकि उसमें 6 पॉइंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है? 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये भी एकदम इजी लगेगा, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को DAT भी बोलते हैं। तो अगर आपको पूछे DAT के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो तो फिर कंफ्यूजन है, व्हाट इज DAT इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट, all matter is made up of very tiny particles called as atoms। एटम्स क्या होते हैं, कोई भी मैटर ले लो, आपने फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा था ना मैटर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड विच हैज मास एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, तो उसको बोलते हैं मैटर। फिर आजू बाजू जो भी चीजें हैं सभी मैटर है, और सभी के अंदर क्या बना है, सभी के अंदर है एटम्स, और एटम्स से ही बना है वो मैटर, ठीक है? अब यहाँ पे ये पेन है, ये भी एक मैटर है, उसके अंदर मैं देखूंगी तो उसके अंदर एटम्स रहेंगे, राइट? तो एटम्स मिल के क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। तो मैटर के अंदर क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स। और एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल का मतलब क्या है कि मैं अभी उसको ना डिवाइड नहीं कर सकती। अब मैंने इसके अंदर देखे एटम्स, तो वो एटम इतना छोटा होगा, इतना छोटा कि मैं अभी और उसको चाकू लेके काट नहीं सकती या कुछ भी लेके काट नहीं सकती, वो इतना छोटा होगा। तो दीज आर ना एकदम टाइनी पार्टिकल्स और दीज आर इनडिविजिबल। उसके आगे आप उसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते, इनडिविजिबल होता है, ये याद रखना है। उसके बाद में क्या, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये जो तीसरा एंड चौथा पॉइंट है ये अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। 5th देख लेते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। स्मॉल होल नंबर्स से वो लोग एक साथ आते हैं। इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं बोलूं NaCl, ठीक है? मैं फिर से NaCl और ये H2O का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग कंपाउंड्स लेके आपको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि आप अभी न्यू आए हो ये कंपाउंड और एलिमेंट वाली दुनिया में, तो मुझे नए कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देकर आपको कंफ्यूज नहीं करना। तो अभी से फोकस करो, ये दोनों ही कंपाउंड से हम लोग समझेंगे इस पूरा चैप्टर को, ठीक है? क्योंकि आगे आप देखोगे बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, तो इट विल टेक टाइम। तो स्टार्टिंग में मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो NaCl में क्या है कि एक Na का एटम है और एक Cl का एटम है, राइट? कभी भी ऐसा तो नहीं होगा अगर किसी ने बोला कि नहीं यार मुझे ना एक NaCl नहीं बनाना, मुझे आधा NaCl बनाना है, तो आधे NaCl बनाने के लिए तो मुझे आधा सोडियम का एटम यूज करना पड़ेगा और आधा क्लोरीन का एटम यूज करना पड़ेगा। पर ऐसा होता है? नहीं होता है, राइट? वैसे ही H2O, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स यूज करते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम यूज करते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि नहीं यार मुझे ना एक मॉलिक्यूल नहीं बनाना वाटर का, मुझे आधा मॉलिक्यूल बनाना है वाटर का, तो आधा बनाने के लिए वो एटम्स को भी आधा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का आधा एटम है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए ना ये डाल्टन ने स्पेसिफिकली बोला है कि कोई भी एटम को आप आधा, पौना, पाव किलो, आधा किलो,
पाव ग्राम, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको एक तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल होल नंबर्स। वो जो रेशियो आपको मिलेगा दैट विल बी स्मॉल होल नंबर्स वाला ही भी। ऐसे ही नहीं बोलोगे कि भैया जी आधा एटम दे दो, भैया जी पौना किलो एटम दे दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पौना एटम दे दो, पाव ग्राम एटम दे दो, एक एटम तो लेना ही पड़ेगा, पूरा एटम, क्योंकि एटम क्या है, इंडिविजिबल है ना। अभी बोला कि एटम इज इंडिविजिबल, अब उसको काट ही नहीं सकते, तो फिर आधा में कैसे दूं आपको, फिर पौना कैसे दूं, पाव किलो कैसे दूं, नहीं दे सकती। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला है कि स्मॉल होल नंबर्स में होगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यही है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था, वही बोल रहा था ना कि उसके अंदर जो एटम्स होंगे उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिसाइडेड रहेगा। तो यही है लास्ट वाला पॉइंट। अभी थर्ड एंड फोर्थ इससे समझते हैं। अब दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन एलिमेंट, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, आलू इज वन एलिमेंट। तो ये आलू के अंदर क्या रहेगा, आलू के अंदर एटम्स रहेंगे। कौन से एटम्स रहेंगे, आलू वाले एटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम, तो सोडियम के अंदर जो भी होगा दिस विल बी आइडेंटिकल ना, सोडियम सोडियम सोडियम, सारे सोडियम एटम्स। क्या इसमें कोई अचानक से कोई अलग सा आएगा क्या कि नहीं नहीं मुझे ना ऑक्सीजन, मैं एक ऑक्सीजन का एटम हूं, मैं इसके अंदर घुस जाता हूं, वैसे तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा ना। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, वो एलिमेंट के अंदर उसी के एटम्स रहेंगे और वो सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, एकदम सेम दिखेंगे, एकदम डिट्टो दिखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि वो उसी के एलिमेंट के एटम्स है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ना ये जो है, जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल होते हैं मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। मतलब जो भी उसके अंदर एटम्स रहेंगे वो एकदम सेम रहेंगे, एकदम ही सेम। चौथा पॉइंट क्या है कि डिफरेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ले लो, जैसे कि यहाँ पे ये कांदा है, ये टमाटर है, ये आलू है, तो आलू वॉज आवर सोडियम। अब इसको अगर कंसिडर करें, दिस इज क्लोरीन, दिस इज सोडियम, दिस इज ऑक्सीजन, तो इसके अंदर जो एटम्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। आलू के अंदर एटम्स जो थे वो अलग थे, टमाटर के अंदर जो एटम्स रहेंगे वो उसके जैसे रहेंगे, आइडेंटिकल तो नहीं रहेंगे ना, राइट। तो यही बोल रहे कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स भी होंगे। जो सोडियम के एटम्स है, इट वोंट बी सेम, इट वोंट बी आइडेंटिकल एज कंपेयर टू द क्लोरीन या ऑक्सीजन के, राइट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हो तो डिफरेंट एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट ले रहे हो तो सेम एटम्स होंगे, राइट। एकदम इजी था। अब क्या, अब एटम और मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा डिटेल में जाते हैं और क्या होता है, कैसे मतलब उसके अंदर क्या होता है, वो सब लोग हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एटम क्या है, ये सब चीज अभी कर ली है हमने, वो पोस्टुलेट्स में हमने कर लिया है, तो ये थोड़ा बहुत तो रिवीजन भी होगा। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फर्स्ट हाफ जो था वो हमने पढ़ लिया, पर अभी ये क्या है, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इतना भारी इंग्लिश बोल के क्या कहना चाहता है, तो देखो यही बोलना चाहता है कि एटम अकेला भी रह सकता है दुनिया में, वो अकेला भी रह सकता है, या तो वो बोलेगा कि नहीं यार मुझे अकेला नहीं रहना, आई वॉन्ट सम फ्रेंड, आई वॉन्ट सम कंपेनियन। तो अगर वो ऐसे रोतड़ूगिरी कर रहा है तो फिर वो एक साथ आएंगे, 2 या 3 या उससे ज्यादा एटम्स एक साथ आएंगे और फिर एक कुछ तो बनाएंगे और फिर वो एक साथ रहेंगे दुनिया में, ठीक है। मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम ना अकेला नहीं रहता है, वो बोलता है यार नो नो आई कांट लिव इन दिस कलयुग, आई कांट लिव अलोन। तो वो बोलता है कि मुझे ना सिर्फ एक और एक ऑक्सीजन दे दो तो भाई मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड। तो दे देते उसको ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का और एक ऑक्सीजन आ जाता है, मतलब 2 एटम्स आ जाते हैं और फिर वो O2 बनाते। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अभी कर पा रहा है, पर ये जब अकेला था ऑक्सीजन तब वो नहीं कर पा रहा था। तो यही बोलना चाहते हैं कि सारे एटम्स आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अकेले फॉर्म में ही वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। वो एक अकेला कर सकता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हीलियम है, फिर आर्गन है, ये लोग लाइफ में ऑलरेडी स्टेबल बन चुके हैं, ये लोग अभी तक स्टेबल नहीं है। तो जो स्टेबल बन चुके हैं उनको कुछ ऐसा है ही नहीं
कि मैं रहूं या ना रहूं, ऐसा कुछ नहीं है उनको। तो फिर वो लोग कुछ नाटक नहीं करते, रोतुडुगिरी नहीं करते, तो दे कैन एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्या ही बोल दिया मैंने, दे कैन एग्जिस्ट लाइक दिस इंडिपेंडेंटली, पर ये लोग नहीं कर पाते, दे नीड वन मोर एटम टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो यही कहना चाहते हैं। इसको ना हम लोग न्यूबॉर्न बेबी कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये जो है एटम क्या है, एटम इज अ न्यूबॉर्न बेबी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ये छोटू सा बेबी है। ये छोटू सा बेबी अकेला भी हो सकता है, राइट, बेबीज कैन बी अकेले भी या तो दुकेले भी, दुकेले मतलब ट्विंस, और ट्विन से ज्यादा भी हो सकता है। तो वैसे ही एटम्स का भी फंडा है, एटम्स इंडिपेंडेंटली अकेले में भी रह सकते हैं, या तो वो दो एक साथ आएंगे, या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर एक साथ आएंगे और फिर वो लोग एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। तो वैसा ही बेबी को कंसिडर करना है। अब एक बार बेबी बॉर्न हो चुका तो हम लोग उसको नापते हैं ना, मेजर करते हैं, राइट। अब बेबीज को तो हम मेजर कर सकते हैं इंची टेप से कि भाई इतना है, या तो सेंटीमीटर्स में कि इतना सेंटीमीटर उसका लेंथ है, विड्थ है। पर एटम को मापने के लिए हम वो इंची टेप यूज नहीं कर सकते, ना ही अपना स्केल यूज कर सकते, क्योंकि एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स। उसको कैसे आप मेजर करोगे स्केल के साथ, नहीं कर सकते। तो उसको मेजर करने के लिए हम नैनोमीटर्स यूज करते। क्या करते? नैनोमीटर। अब आप बोलोगे मैम नैनोमीटर्स और मीटर में क्या रिलेशन है, थोड़ा समझा दो ना कि नैनोमीटर मतलब कितना मीटर। तो एक नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, ये याद रखना है आपको। अब आप ये मत बोलना कि मैम आपने गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक में तो उल्टा लिखा है। तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, मीटर में लिखा है 1 मीटर इज 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो वो भी लिख सकते हैं। तो मतलब अगर उल्टा लिख रहे हो तो फिर ये -9 का 9 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि नैनो मतलब 9, ये ऐसे याद रख सकते हो। नैनोमीटर आया मतलब 9 तो आएगा ही। तो ये इतना छोटा होता है एटम। अब एटम का जो रेडियस मतलब क्या, रेडियस मतलब समझते हो ना, एटम क्या है, एटम ऐसा चपटा वाला बॉडी नहीं है, चपटा वाला बॉडी नहीं है। एटम इज लाइक अ बॉल, 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर है तो उसका रेडियस भी तो होगा, ये एटम है। तो एटम का जो रेडियस है ना, ये इसकी बात हो रही है। तो रेडियस कितना होता है, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, बहुत बहुत छोटा होता है। एटम इतना छोटा तो उसका रेडियस तो और छोटा होगा। अब बेबी को हमने माप भी लिया, ठीक है, बेबी इतना सेंटीमीटर का है। अब बेबी को नाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कि सिर्फ चिंटू, सोनू, मोनू ऐसे ही नाम हम लोग पुकारते रहेंगे, नहीं ना, हमें उसको एक प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। तो वैसे अभी एटम को नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एटम या एलिमेंट को कैसे नाम देते हैं, देयर आर वेरियस वेज। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग इनिशियल लेके नाम दे देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है तो उसका नाम H लिख देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 लेटर्स से बने होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इन्वेंट हो चुका था तो H नाम डाल दिया। उसके बाद में पता चला कि भाई हीलियम करके भी कुछ होता है, तो फिर से ये भी तो H से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी H से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग H डालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये लोग ने क्या किया कि एक लेटर तक सीमित नहीं रखते, 2 लेटर्स तक जाते हैं। तो हम लोग एलिमेंट का नाम या तो एक लेटर में लिख सकते या तो 2 लेटर्स में लिख सकते। अब 2 लेटर्स में कैसे लिख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज। अब फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का स्टार्टिंग का 2 लेटर लिख लेते हैं और फिर AL लिखते हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला लेटर आप लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कान खोल के सुनना, जो आप सेकंड वाला लेटर लिखो कोई भी एलिमेंट में, अगर 2 लेटर्स है, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, हीलियम, यहाँ पे हम लोग 2 लेटर्स से वो एलिमेंट का नाम लिखते हैं, तो जो दूसरा वाला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। ये याद रखना है, ये सिली मिस्टेक कभी भी नहीं करना। जो सेकंड वाला आप लेटर लिखोगे वो एकदम छोटा लिखना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, सेकंड वाला लोअर केस होगा। वैसे एल्यूमिनियम में AL ऐसे मत लिख के आना, हीलियम में HE ऐसे मत लिख के आना। अगर मैं बोलूं कोबाल्ट तो कोबाल्ट भी 2 लेटर वाला है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आपने ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी आपको, ठीक है। जरा भी रिक्स नहीं लेने का भाई, जरा भी रिक्स नहीं। तो जो सेकंड वाला लेटर होगा वो क्या करोगे, वो हमेशा लोअर केस में लिखोगे,
और उसके भी वेज होते हैं, या तो स्टार्टिंग के ही 2 लेटर्स वो लोग ले लेते हैं या तो बीच के 2 लेटर्स ले लेते हैं। अब ये क्या बोलना चाहते हैं हम लोग देखेंगे, नाम क्या सोच के रखते हैं ये एकदम ये फुल स्लाइड में देख लेते। देखो 4 वेज है, टोटल 4 वेज है। हमने फर्स्ट वे में क्या देखा, फर्स्ट वे में हमने देखा कि या तो वो स्टार्टिंग वाला ही इनिशियल ले लेंगे, जैसे कि कार्बन है तो कार्बन को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन N से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिर्फ सिंगल लेटर वाला है। अगर आपने डिसाइड किया नहीं मुझे ना 2 लेटर्स वाला लिखना है, तो 2 लेटर्स आप कैसे लिख सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग वाले ही ले लो, ठीक है, स्टार्टिंग वाले, जैसे स्टार्टिंग वाले कहाँ क्या है, इधर है स्टार्टिंग वाले। एल्यूमिनियम में Al लिखते, कोबाल्ट तो CO लिखते, स्टार्टिंग के ही 2 लेटर्स हमने ले लिए। निकल तो Ni लिखते, तो इसमें हमने स्टार्टिंग के ही 2 लेटर्स लिख लिए। कभी कभी ये होता है कि हमने बीच में से दूसरे 2 लेटर्स लिए, जैसे कि यहाँ पे जिंक, तो जिंक को हम लोग Zi नहीं लिखते, हम इसको Zn लिखते हैं। तो यहाँ पे Z और यहाँ पे N, तो हमने बीच का कोई लेटर ले लिया और फिर उसका नाम रख दिया। वैसे ही क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम लोग CH नहीं लिखते, हम लोग Cl लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट वेज, तो हमने 3 वेज कर लिए। ये एक वे था सिंगल लेटर वाला, ये दूसरा वे था जहां पे स्टार्टिंग के ही 2 लेटर्स ले लेते हैं, ये तीसरा वे था जहां पे हम बीच के लेटर्स लेते हैं, तो ये तीसरा वे था। अब चौथा, ये दूसरी जो फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि लैटिन, ग्रीक, जर्मन, अगर वो भाषा में उसको वो एलिमेंट को कुछ कहा जाता है तो हम लोग उसके बेसिस पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आयन। अब आयन में तो IR लिखना चाहिए ना, या तो IO लिखो बीच के लेटर्स, पर नहीं, इसका क्या है Fe। अब Fe कहाँ से आया, Fe ना ये लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं फेरम, क्या बोलते हैं उसको, फेरम, ठीक है, फेरम। फिर फेरम में Fe से स्टार्ट होता है, फिर उसका नाम पड़ा Fe। वैसे ही सोडियम, तो सोडियम का तो SO होना चाहिए, पर SO नहीं बोलते उसको, ये दूसरे भाषा वाले लोग क्या बोलते हैं, नेट्रियम, क्या बोलते उसको, नेट्रियम। तो नेट्रियम मतलब Na, तो फिर उसका नाम पड़ा Na। तो टोटल 4 वेज है जिससे आप ये एलिमेंट्स का नाम दे सकते हो। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर। तो एटम्स, ठीक है, बेबी था अपना, एटम क्या था, बेबी था। बेबी को हमने पहले देख लिया कि बेबी या तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या तो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, तो बेबी या तो सिंगल फॉर्म में रह सकते हैं या तो वो 2 या 3 या फ्रेंड्स के साथ मतलब ट्विंस के फॉर्म में रहेगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, वो देख लिया। फिर उसके बाद में हमने उसको मेजर भी कर लिया, ठीक है, मेजर भी कर लिया, नैनोमीटर्स में मेजर भी कर लिया बेबी को। उसके बाद में हमने क्या देखा, नामकरण देखा, बेबी का नामकरण भी हो गया, 4 वेज में नामकरण होता है। उसके बाद में हम उसका वजन भी तो करेंगे, तो एटॉमिक मास मतलब क्या, एटम को वजन कांटे पे रखेंगे और फिर उसका वजन देखेंगे। अब उसका वजन हम लोग किलोग्राम में तो नहीं कर सकते, जैसे बेबी का हम लोग किलोग्राम में कर सकते वजन कि 3 किलो 4 किलो कितना है, पर इसका भाई एटम इतना छोटू सा, उसको किलोग्राम में कैसे करोगे, उसको ग्राम में करना भी मुश्किल है। तो इसके लिए हमें अलग सा यूनिट लाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट स्पेशली सिर्फ एटम के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, एकदम VIP पर्सन है अपना एटम। तो एटम को मेजर करने के लिए आप सिर्फ यही वाला यूनिट यूज करोगे, या तो आप AMU लिख सकते हो या तो सिर्फ U लिख सकते हो, ठीक है, लाइफ में झंझट नहीं चाहिए ज्यादा, तो सिर्फ U भी लिख सकते हो या तो AMU लिख सकते हो, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और सिर्फ U लिख रहे हो इसका मतलब क्या है कि यूनिफाइड मास, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यही है उसका यूनिट फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, एटम का वजन। अब ये एटॉमिक मास जो है AMU, ये किलोग्राम्स के टर्म में कितना होगा, ठीक है, सिर्फ कितना होगा वो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। आपको ये देखकर ही हैरानी होगी कि 1 AMU मतलब कितना छोटा यूनिट है। 1 AMU मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, भाई -27, आप समझ रहे हो, डेसिमल जीरोस कितने सारे आएंगे, 27 टाइम्स आएंगे, फिर पॉइंट आएगा, मतलब इतना छोटा यूनिट है वो AMU। अब ये स्टैंडर्ड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, हाँ ओके, तो स्टैंडर्ड यूज किया गया था। क्या हो रहा था, वो एटम वाले जमाने में ना ज्यादा पता नहीं था, ये तभी इतना सारा पता नहीं था कि भाई किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, इतना सब कुछ पता ही नहीं था, कहाँ उधर इतना सब पता रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एटम वाले जमाने की हूँ, ठीक है, एटम वाले जमाने की,
तो मुझे तो पता नहीं था ग्राम क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, क्या ही होता है, उसको मेजर कैसे करूं, मैं एटम को मेजर कैसे करूं। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया, ठीक है, आप भी अगर एटम वाले जमाने में हो और अगर आपने मुझे पूछ लिया कि ना मुझे बॉटल का मास बताओ, यहाँ पे मेरे आजू बाजू जो है उसके बेसिस पे मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मुझे किसी ने पूछ दिया, ठीक है, आपने पूछ लिया कि मैम मुझे ना ये बॉटल का मास बताओ, ये बॉटल का वजन बताओ, और मुझे किलोग्राम ग्राम का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फोन का मास एज अ रेफरेंस यूज करूंगी, क्योंकि मुझे फोन मैं तभी के जमाने में यूज करती थी कि एटम का जमाना था, पर मैं टच स्क्रीन फोन यूज करती थी। तो ये टच स्क्रीन फोन का मास मुझे पता था क्योंकि मैं रेगुलरली यूज करती हूँ, तो मुझे इसका अंदाजा पता है कि हाँ भाई अगर मैं आंख बंद करके उसका ऐसा मेजर करूं तो हाँ ठीक है इसका इतना वजन है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो बॉटल है ये 3 या 4 फोन मिलाकर ये इसका वजन रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस केस में, मैंने फोन को एज अ रेफरेंस यूज किया, राइट। तो सेम वे में साइंटिस्ट ने भी ना मेरी कॉपी की, दैट इज ये फोन वाला एग्जाम्पल यूज करके वो लोग ने भी कुछ चीज को रेफरेंस मान लिया और फिर वो दूसरे जो एलिमेंट्स थे, दूसरे जो एटम्स थे, उसको वो लोग ने मेजर करना शुरू कर दिया। वो लोग ने क्या यूज किया पता है, वो लोग ने कार्बन एटम को यूज किया एज अ रेफरेंस। कौन सा कार्बन एटम, C12 कार्बन एटम, ठीक है। ये रेगुलर जो अपन यूज करते हैं रेगुलर में कार्बन, वो कार्बन होता है C12 वाला आइसोटोप। अभी इसका ये क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले, तो यहाँ पे समझा के कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ अभी के लिए इतना याद करो कि एक कार्बन एटम है C12 कार्बन एटम, उसको एज अ रेफरेंस यूज किया। जैसे मैंने फोन को यूज किया था वैसे वो लोग ने कार्बन एटम को यूज किया, C12 वाला कार्बन एटम। और वो भी कार्बन एटम पूरा यूज नहीं किया, उसको ना 12 पार्ट्स में वो लोग ने पहले काटा, और फिर वो जो 12th पार्ट था उसको एज अ रेफरेंस यूज किया, समझ रहे हो। तो पूरा भी वो लोग ने यूज नहीं किया कार्बन एटम, उसको काटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पिज्जा लिया, ये पिज्जा लिया, पर मैं ये पूरे पिज्जा को यूज नहीं करूंगी एज अ रेफरेंस। मैं ये पिज्जा को ना 12 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, 12 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फिर ये 12 पार्ट, जो एक पार्ट रहेगा इसका, एक पार्ट, ये एक पार्ट को एज अ रेफरेंस यूज करूंगी। अब आप आओ, अभी आप आओ, बोलो मुझे कि ये एटम को मेजर करके दिखाओ, ये एटम को मेजर करके, आई कैन डू इट। मैं क्या करूंगी, यहां पे मैं एटम्स डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एटम्स दिए, आपने कितने 5 एटम्स दिए, सोडियम के 5 एटम्स बोले कि ये सोडियम के 5 एटम्स को मेजर करके दिखाओ, और मेरे पास अभी तक ये सारे AMU, यू, ग्राम, किलोग्राम का कुछ नॉलेज ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये पिज्जा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो 12th पार्ट था, ये एक पीस था, मैंने यहाँ पे डाला। मेरे पास ये स्टोन्स भी नहीं है, ठीक है, मैं इतनी गरीब हूं, तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने ये पिज्जा का स्लाइस यहाँ पे डाला। अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा, मैंने और एक डाला, अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा, मैंने 3 डाले, बैलेंस नहीं हो रहा, चौथा डाला, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगे 4 पीसेस, ठीक है, 4 पीसेस लगे मुझे। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सोडियम एटम को मुझे अगर बैलेंस करना है तो मुझे 4 पीसेस लगते हैं, समझो। तो वैसे ना वो लोग ने स्टार्ट कर दिया, सबको वजन कांटे में डालने लगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, सब एटम्स को वो लोग ने यहाँ पे डालते गए और दे स्टार्टेड मेजरिंग इट। तो वो लोग को एक टेबल मिल गया लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को मेजर करने के लिए वो लोग को सिर्फ एक ही पिज्जा स्लाइस डालनी पड़ी और फिर वो मेजर हो गया। तो उसका नाम, उसका नंबर क्या हो जाएगा, 1, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट है उसका वजन। फिर अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन को वो लोग को लगा 12 पीसेस, मतलब वो जो 1/12 कार्बन का पार्ट था वैसे 12 पार्ट्स डालने पड़े, तब जाके एक कार्बन बैलेंस हुआ। मतलब है कि एक कार्बन का वजन इज इक्वल टू 12 वो वाला पिज्जा स्लाइस, समझ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग ने एक टेबल बना दिया और ये टेबल में सारे एटॉमिक मास है, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हो आगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास आपको ऐसे मुंह पे याद होना चाहिए कि अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक मास बताओ, तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि मैम इसका एटॉमिक मास इज 24,
ठीक है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंगल एटम की मैं बात कर रही हूँ कि हाइड्रोजन एक एटम, ठीक है, एक एटम, सिंगल एटम का है 1। अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे H2 का मास चाहिए, अब H2 में क्या है, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, यस और नो, राइट, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन से बना है ये H2। तो इसका अगर मैं एटॉमिक मास पूछूं तो आप सिर्फ 1 नहीं लिख सकते, आपको इसका 1 + 1 मतलब 2 होगा इसका आंसर, समझ रहे हो। तो दिस टेबल इज ऑल अबाउट जस्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सिर्फ वो सिंगल एटम का मास है, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, क्योंकि आगे जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो नहीं 3 टोटल हम लोग मास स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो आगे जाके वो कंफ्यूजन ना हो, अभी क्लियर करना चाहिए। एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा और मोलार मास होगा। अभी सिर्फ हमने एटॉमिक मास पढ़ा है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जब वो मॉलिक्यूल बनाएगा। अब ये जो मैंने लिखा H2 कोई एटम नहीं है, H2 एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, वो जो उसके अंदर जो एटम्स है वो एटम्स को आप प्लस करोगे, वो इसका एटॉमिक मास इसका एटॉमिक मास प्लस कर दो। और एक एग्जांपल से समझते हैं, H2O का अगर मैं बात करूं, H2O में क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो मुझे इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए और इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या है, 1। फिर से दूसरा हाइड्रोजन एटम का क्या है, 1। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16। तो इसका आंसर क्या होगा, 18। सो ये हमने जो किया, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, दिस इज जस्ट एटॉमिक मास। क्लियर है अभी एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अगर आपको पूछे कि O2 का मुझे बताओ मास बताओ, O2 का मास बताओ, तो O2 का मास आप जब फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्टली आप 16 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि O2 इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक 16 दूसरा 16, तो O2 का मास कितना होगा, 32 होगा। क्लियर है अभी क्लियर होगा आपको। तो ये एटॉमिक मास का टेबल था और काफी इंपॉर्टेंट है। अब मॉलिक्यूल जो हमने अभी स्टडी किया, दैट वाज जस्ट अबाउट एटम्स। अब जब एटम्स एक साथ आएंगे, 2 या 3 या उससे ज्यादा एटम्स एक साथ आएंगे, तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स भी ना 2 टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हमें पता है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ व्हाट, ऑफ अ कंपाउंड। एटम क्या था, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, किसका, एलिमेंट का। वैसे ये किसका होता है, कंपाउंड का होता है, राइट, ये कंपाउंड का होता है। अब इसका ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वहां पे जो था, वहां पे पॉसिबिलिटी थी, या तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या तो वो नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे शॉर्ट बोला है कि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही सकता है। एग्जाम्पल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स आए हैं, तो ये दोनों मिलकर एक H2O बना रहे हैं और H2O विल ऑब्वियसली बी एबल टू इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो जो भी मॉलिक्यूल्स वो सारे ही मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 में क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ व्हाट, 2 ऑक्सीजन के एटम्स, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल आर ऑलवेज एबल टू इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स बने होते हैं 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे ये जो वाटर है, ये वाटर में एक हाइड्रोजन एटम है, राइट, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो हो ऐसे नहीं है कि भाई फिक्स्ड ही होगा कि 3 एटम्स मतलब 3 ही एटम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे कि NaCl में कितना है टोटल, 2 ही एटम्स है, राइट। NaCl में 2 ही एटम्स है, एक Na का एटम है, एक Cl का एटम है। तो ये मिलकर क्या बना रहे, कंपाउंड बना रहे, मॉलिक्यूल बना रहे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बना होता है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के साथ, और ये दोनों के बीच में क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस इसलिए होती है क्योंकि उनको साथ में रहना है, राइट, H2O को साथ में रहना है। ऐसा नहीं कि कभी लाइफ में कभी भी वो लोग अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा।
H2 और O जो है वो साथ में ही रहेंगे हमेशा, तो वो लोग को बांधने के लिए, उनका अटूट रिश्ता बनाए रखने के लिए वी हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, ये भी काफी इजी है, एकदम इजी। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनते रहो, ठीक है, सिर्फ सुनते रहो। हो सकता है आपको ज्यादा एक साथ वो बर्डन दिखे कि भाई इतना सारा स्टडी करना है, पर होगा, वो धीरे धीरे होगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये सारी चीजें नई है आप लोग के लिए। तो हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में एक ही टाइम में आपको समझ में ना आए, पर इफ यू प्रैक्टिस, बार बार देखो, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तीसरी बार तो समझ ही जाएगा। सिर्फ आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान रखो, एकदम ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ना बच्चों, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो हो सकता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, या तो वो हो सकता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या है ये जानते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल हैव ओनली 1 एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन, O2, राइट, O2 का मॉलिक्यूल, अब ये O2 में क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो जब ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, क्योंकि वो बना किससे है, वो बना है सिंगल एलिमेंट के साथ, राइट। अगर दूसरा एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन H2 फिर से HNH से बना है, और ये दोनों क्या है, सेम आइडेंटिकल एलिमेंट है। तो जब सेम आइडेंटिकल एलिमेंट हो, एक ही टाइप का एलिमेंट हो, और उससे आप कुछ बना रहे हो, कोई मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो उसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। अभी O2 को हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। कंपाउंड कब बनता है, जब एक से ज्यादा आप एलिमेंट्स लेके आ रहे हो और फिर वो चीज कुछ बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। पर इसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते, इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे। अब आप पूछोगे कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एग्जांपल NaCl, ये भी एक मॉलिक्यूल है, पर इसको हम एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, इसको कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सोडियम इज 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, क्लोरीन इज अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट। तो जब एलिमेंट्स का वेराइटी मिले आपको, वो मॉलिक्यूल में अगर एलिमेंट्स का वेराइटी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बन जाएगा वो। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में आपको वो जो है, उससे जो बना है, उसमें सेम ही टाइप का रहेगा एलिमेंट, राइट, एकदम इजी, राइट। इसमें ऑक्सीजन था, तो दोनों के दोनों सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। H2O फिर से क्या है, H2O भी कंपाउंड है, एलिमेंट्स नहीं है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। वो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, राइट। अभी इजी, तो अभी इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होगा, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब और 2 चीज हमें समझनी है, एटॉमिसिटी क्या होता है, तो उसमें एटॉमिसिटी में बाइफर्केशन होगा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, या तो पॉली एटॉमिक। ये भी काफी सिंपल। अब एटॉमिसिटी मतलब क्या पता है, एटॉमिसिटी मतलब कोई भी आप एलिमेंट ले लो, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ले लो या तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ले लो, इट विल बी मेड अप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि ये O2 मैंने लिखा, O2 में मेरे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, राइट, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि उसके अंदर कितने एटम्स है। एटॉमिसिटी का मतलब यही है कि कितने एटम से बना है वो, तो ये मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, 2 एटम से बना है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना है, तो इसका एटॉमिसिटी क्या होगा, 2। सिंपल है। तो इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, या तो पॉली एटॉमिक। अब ये टेबल से समझते हैं, एकदम इजी, एकदम समझ जाएगा। आर्गन, तो आर्गन को हम Ar लिखते हैं और वो अकेला रहता है, ठीक है, उसको कोई चीज नहीं चाहिए रहता। जैसे हमने देखा था ना कि कुछ एटम्स रहते हैं, वो बोलते कि यार मुझे कोई तो दे दो, कोई तो दे दो, रोतुडुगिरी करते, पर ये रोतुडुगिरी नहीं करता,
क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लाइफ में स्टेबल है। तो जो लाइफ में स्टेबल होते हैं वो लोग रोते नहीं रहते और फिर वो बोलते हैं कि मुझे ना अकेला ही रहना है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। क्योंकि आर्गन को हम आर्गन ही लिखते हैं, कभी आर्गन 2 या आर्गन 3 ऐसा कुछ नहीं लिखते, क्योंकि वो AR अकेला रहना पसंद करता है। तो उसके अंदर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही एटम से वो बना है, आर्गन सिर्फ एक ही एटम से बना है, राइट। उसके अंदर जो भी रहेंगे वो एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे, AR 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 AR। दिस इज मोनो एटॉमिक। सेम केस विथ हीलियम। तो हीलियम में भी सिर्फ He लिखा है, तो इसमें भी एक ही एटम है, एक ही टाइप का एटम है, फिर से मोनो एटॉमिक। O2, H2, नाइट्रोजन दैट इज N2, क्लोरीन, ये सब में 2 2 2 दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर आप देखोगे तो 2 टाइप ऑफ एटम्स है। क्लोरीन Cl2, तो Cl2 मतलब क्या? एक क्लोरीन का एटम, दूसरा क्लोरीन का एटम, 2 एटम्स है। इसका मतलब है कि डायटॉमिक। तो ये सारे क्या है? डायटॉमिक। डायटॉमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बना है 2 एटम्स के साथ, तो 2 एटम से बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायटॉमिक। फिर हो सकता है कि वो 3 एटम से बना हो। 3 एटम से बना है, जैसे कि O3 में एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन की एटम्स है। 3 एटम्स मतलब क्या? ट्राइएटॉमिक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्राइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक हो गया, डायटॉमिक हो गया, ट्राइएटॉमिक हो गया। अब अगर 3 से ज्यादा हो ना, तो फिर नाम देते नहीं बैठना है कि टेट्रा, पेंटा, ये सब देते नहीं बैठना। ट्राई तक ठीक है, उसके बाद में अगर 3 से ज्यादा होए तो फिर हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक, ठीक है। उससे ज्यादा हो तो पॉलीएटॉमिक। फिर मगजमारी नहीं करने का अपने को, जैसे कि P4 हो गया, S8 हो गया। P4 मतलब क्या? कि फॉस्फोरस के 4 एटम्स है। तो 4 एटम्स है तो हम ऐसे नहीं बोले भाई टेट्रा एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, सीधा पॉलीएटॉमिक, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक। फिर सोडियम फिर से मोनोएटॉमिक है। सल्फर को देखो, सल्फर तो भाई 8 एटम्स लेके बैठा है। सल्फर को देखो, 8 एटम्स, 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो भी क्या इसका नाम देते बैठने का? नहीं, पॉलीएटॉमिक, सीधा पॉलीएटॉमिक। तो इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, कोई भी ऐसे पूछ लेंगे आपको कि इसका एटॉमिसिटी बोलो, इसका एटॉमिसिटी बोलो, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। कि अगर आपको पूछा है P4, तो P4 मतलब क्या? वो पॉलीएटॉमिक। O3 3 है, 3 का मतलब क्या है? ट्राइएटॉमिक। तो डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, अब उसमें O2, H2 ये सब नहीं आएगा, उसमें कंपाउंड्स आएंगे, जैसे कि NaCl, उसमें दो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए। H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो टाइप्स होने चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? जब उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आए, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स आए। ये सारे एग्जांपल्स क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स के। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एक करके देखते हैं, एकदम सिंपल। H2O मतलब क्या? इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो हो गया ना, 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब है कि इट इज व्हाट? इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फिर NH3, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। CO2 में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फिर से 2 टाइप ऑफ एलिमेंट आ गए, तो फिर से क्या? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि O2, तो O2 विल नॉट बी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इट विल बी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, राइट। अब डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए। वैसे ये सारे एग्जांपल्स। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है? रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स। ये दोनों क्या चीज है मैम? समझ नहीं आ रहा, समझ जाएगा, एकदम इजी है। रेशियो ऑफ मास बाय एटम्स, इसमें क्या बोला है? आपको मास कैलकुलेट करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है, वो टेबल पता है ना, वो टेबल तो पता है, वो टेबल आपने देखा था वो वाला कुछ स्लाइड्स पहले, रुको दिखाती हूँ। यही वाला टेबल, दिस टेबल, ये टेबल पता होना चाहिए, तो वो आप मास निकाल सकते हो, रेशियो निकालना। फॉर एग्जांपल अगर H2O का पूछा है, तो H2O का क्या है? H2O, तो हाइड्रोजन का मास निकालना है पहले। तो हाइड्रोजन का मास 1 का 1 है,
तो 2 का कितना होगा 2, तो 2:2। ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2:16 मतलब 1:8, 2 1 जा 2 8 जा, समझ रहे हो। तो इसका रेशियो होगा, मास रेशियो हो गया 1:8। अब अगर आपको पूछा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मुझे मास रेशियो बताओ, तो कार्बन का मास निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो कार्बन का मास कितना है 12 है, तो यहां पे मैं 12 लिख देती हूं। ऑक्सीजन 2 बार है, ठीक है, 1 बार नहीं है, 2 बार है, तो एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2 का कितना होगा 32 होगा। बस फिर ये दोनों को और कटिंग करो, ये 4 के टेबल में जाता है, दोनों 4 के टेबल में जाता है, तो 4 3 जा 4 8 जा, तो इसका रेशियो क्या हो गया 3:8। तो ऐसे रेशियोज कैलकुलेट करने आना चाहिए, एकदम सिंपल था ना ये तो, मास रेशियो। तो ये टेबल आ गया तो फिर मास रेशियो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे यही लिखा होगा, रुको वो वाला अभी करते हैं। दिस देखो, तो हमने H2O का कर लिया, हमने ये भी कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम आंसर मिला था ना 3:8। तो यही है, ये दूसरे भी आप कर सकते हो खुद, सेम ही है, सिर्फ वो वाला टेबल आपको निकालना, वो रेफरेंस में देखना है। रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें कुछ आपको वो कैलकुलेट करते नहीं बैठना, आपको सिर्फ इसमें ना वो फॉर्मूला देखना है, तो आपको समझ जाएगा। जैसे कि अगर आपको पूछा है H2O का ये वाला रेशियो बताओ, दिस रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रेशियो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें मास वाला रेशियो पूछा है, यहाँ पे सिर्फ नंबर वाला रेशियो पूछा है। नंबर वाले रेशियो में सिर्फ नंबर देखने का अपने को। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो इसका रेशियो भी क्या होगा, इसमें रेशियो क्या होगा 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इसमें तो हमें कुछ करने का मत, यही नहीं हुआ ना, कुछ हमने मेहनत ही नहीं की। तो वैसे ही होता है, नंबर पूछा ना, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर पूछा तो फिर ज्यादा मेहनत मत करने बैठना, वो टेबल निकाल के कैलकुलेट कर रहे हो। मास पूछा, मास रेशियो पूछा, तो यस यू हैव टू कैलकुलेट, पर नंबर वाला रेशियो पूछा तो भाई आपकी लॉटरी लग गई, कुछ नहीं करना इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा अगर रेशियो, नंबर वाला रेशियो, तो क्या होगा, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:2। समझ रहे हो, एकदम इजी था। तो यहाँ पे अगर NH3 का पूछा तो NH3 नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:3। तो यहाँ पे फिर से 1:3, तो यहाँ पे ऐसे करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी, एकदम थोड़ा सा ट्रिकी। H2O2 अगर पूछा, H2O2, तो H2O2 में कितना है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, मतलब 2:2। 2:2 को कैंसिल कर सकते हो ना, और दिस इज 1 जा, दिस इज 1 जा, तो 1:1, तो इसका रेशियो 1:1 होगा, ना ही 2:2। समझ रहे हो, तो इसको कैंसिल भी करते रहना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अब इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1। इजी था, अभी पूरा टेबल ही कर लिया हमने। नेक्स्ट आयंस क्या होते हैं भाई, आयंस क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ी कहानी बताती हूँ आपको, कहानी क्या हुआ था, वो एटम के जमाने की हूँ ना मैं, तो मुझे थोड़ी कहानी तो पता होगी ना, तो क्या क्या हुआ था। तो क्या हुआ था ना, जब हम लोग एटम्स थे, ठीक है, मैं भी एटम थी पहले, तो हम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो हम लोग ने न्यूज़पेपर पढ़ा और हम लोग को लगा कि यार एटम्स में ना कुछ स्कीम आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटम के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे अंदर, हम जो एटम्स होते हैं ना, हमारे अंदर ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती है और कुछ नेगेटिव चीजें होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एटम हूं, तो मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें होती है और कुछ नेगेटिव चीजें होती है। जैसे हम सब इंसान जो है उसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स होती है, कुछ नेगेटिव वाइब्स होती है। तो वैसे ही एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें होती है और कुछ नेगेटिव चीजें होती है। अब कौन सी चीजें हैं, क्या होता है, वो हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग वो एटम के अंदर क्या होता है वही देखने वाले, पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। तो अभी वो लेके बैठने का मतलब नहीं है। तो अभी सिर्फ इतना मानो कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें होती है और कुछ नेगेटिव चीजें होती है। नेगेटिव चीजें का तो नाम पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रॉन, राइट, नाम तो से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। तो वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज है और प्रोटॉन आर द पॉजिटिव चीज है। तो ये नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव चीजें दोनों होती है और दोनों इक्वल नंबर में होती है, ठीक है। एटम में ये पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी मेरे पास 3 ही होगा, दैट इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब है कि एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, वो कभी भी कोई चार्ज वाला पार्टिकल नहीं हो सकता, राइट। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। क्यों न्यूट्रल होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं।
राइट। तो ये एटम्स थे, हमारी एकदम सुखद जिंदगी चल रही थी और अचानक हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में लिखा था कि नाउ एटम्स कैन चेंज देयर फॉर्म, लाइक एटम्स या तो पॉजिटिव बन सकते हैं या तो नेगेटिव बन सकते हैं। न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा तो हम लोग ने, हमारे जो हेड थे, एटम के जो हेड थे, हमने सब उससे बात करने गए, हम लोग उनसे बात करने गए कि ना हमें अभी एटम बन के नहीं रहना, नाउ वी वॉन्ट टू बिकम इधर पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मतलब जो कुछ हमारे फ्रेंड्स थे एटम्स के, वो लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं ना पॉजिटिव एटम बनूंगा, कुछ बोल रहे थे कि मैं ना नेगेटिव एटम बनूंगा। तो यहाँ पे ना दो बाइफिकेशंस हो गए। तो एटम बोलने लगे मुझे पॉजिटिव बनना है लाइफ में, और कुछ बोलने लगे मुझे नेगेटिव एटम बनना है। तो एटम का हेड ठीक है बोला, ठीक है कर सकते हो, आप अपना स्टेट चेंज कर सकते हो, या तो आप पॉजिटिव बन जाओ या तो नेगेटिव बन जाओ। पर उसने ना एक शर्त रखी, उसने बोला कि तुम पॉजिटिव नेगेटिव बनो, पर कैसे बनोगे, कैसे बनोगे, मेरी आइडिया लगेगी ना। तो उसने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, आप उसका हेरा फेरी कर सकते हो। मतलब अगर आपको पॉजिटिव बनना है तो आप नेगेटिव चार्ज को कम कर दो, तो आप पॉजिटिव बन जाओगे ना यार, खुद बन जाओगे। थोड़ा लॉजिकल सोचो, अगर मुझे लाइफ में पॉजिटिव बनना है तो मैं अपनी नेगेटिव वाइब्स को कम कर सकती हूँ। तो वैसे ही वो एटम हेड ने क्या बोला, स्ट्रेटेजी बोला कि अगर तुम्हें पॉजिटिव एटम बनना है तो तुम क्या करो, जो नेगेटिव चार्ज है उसको डोनेट कर दो, किसी को दे दो, निकाल दो अपने में से, तो तुम क्या बन जाओगे, पॉजिटिव बन जाओगे। फिर दूसरे बोले यार हमें तो नेगेटिव बनना है, हम क्या करें। तो क्या बोला एटम हेड ने, फिर से उसके पास सोल्यूशन था। तो उसने बोला कि तुम्हें नेगेटिव बनना है ना, तुम क्या करो, ये नेगेटिव चार्ज को ना और लो, ठीक है, और लो, और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करो, जिससे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और तुम ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाओगे। तो यहाँ पे एटम हेड ने क्या बोला, कुछ बातें हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एटम हेड ने बोला अगर तुम्हें पॉजिटिव बनना है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव वाइब्स को तुम्हें गेन करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, तब जाके तुम पॉजिटिव एटम बन जाओगे। अब क्योंकि एटम को हम न्यूट्रल बोलते थे, तो अभी हम तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव बन गए, तो हम लोग अभी ये एटम शब्द यूज ही नहीं कर सकते, इसलिए हमने आयन वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। तो अगर वो पॉजिटिव बन रहा है या तो नेगेटिव बन रहा है, ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, आयन्स बोल सकते हैं। अभी आयन्स में से अगर वो पॉजिटिव वाला आयन बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैट आयन, अगर वो नेगेटिव आयन वाला बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे एन आयन। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अरे मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ओह माय गॉड। तो अगर उसको पॉजिटिव बनना है तो उसको तो गेन तो नहीं करना पड़ेगा, उसको तो लूज करना पड़ेगा। आपने बोला होगा ना, मन में बोला होगा ना कि मैम आप उल्टा लिख रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैट आयन, बिल्ली वाला आयन, ठीक है, बिल्ली वाला आयन। अब अगर उसको नेगेटिव बनना है तो नेगेटिव में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा, ठीक है, गेन करेगा मतलब एक्सेप्ट करेगा मतलब वो नेगेटिव आयन बनेगा। नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं एन आयन, ठीक है, एन आयन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो कैट आयन एन आयन करके होता है। और ये देखा गया कि एक बार वो लोग आयन बन गए ना, कैट आयन एन आयन, तो कैट आयन मोस्टली वो मेटल बन जाता है। क्या बन जाता है, वो मेटल बन जाता है। तो कैट आयन को हम लिखेंगे इट इज अ मेटल, एंड ये जो है एन आयन, दिस इज अ नॉन मेटल। जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl, Na क्या है, Na इज मेटल, क्लोरीन इज व्हाट, नॉन मेटल। तो ये बनाया कैट आयन, ये बनाया एन आयन। तो यहाँ पे ये Na प्लस, और हमेशा हाँ ये प्लस साइन आना चाहिए, तो ये समझेगा ना यार। तुम सिर्फ लिखोगे कि Na, तो Na को तो मैं एटम कंसिडर करूंगी, एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कुछ प्लस माइनस लिखते नहीं है। तो अगर आप कैटायन लिख रहे हो या एनायन लिख रहे हो तो उसके ऊपर चार्ज लिखना बहुत जरूरी है।
तो अगर वो पॉजिटिव वाला आयन बना है तो उसके ऊपर आप सिर्फ एक प्लस डाल दो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को उसने गेन या एक्सेप्ट या डोनेट किया है उसके बेसिस पे वो नंबर आएगा। अब Na ने, सोडियम ने सिर्फ एक ही दिया, डोनेट एक ही किया, तो उसके ऊपर हमें लिखना जरूरी नहीं है +1। मैग्नीशियम ने 2 दिया, 2 डोनेट किए, तो इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं 2+। का मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, राइट, वो नेगेटिव वाइब्स को डोनेट किया, समझ रहे हो। तो कितना नंबर होगा, दैट ऑल्सो कम्स टॉप ऑफ इट। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हम लोग 2- लिखते हैं। 2- क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, गेन किया, समझ रहे हो। तो इसके बेसिस पे हम लोग कैटायन एनायन लिखते हैं। अब ये एकदम सिंपल लग रहा होगा जो भी लिखा है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस, तो ये मेटल नॉन मेटल बन जाते हैं अगर उसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो मेटल कहलाए जाते हैं, दैट इज कैटायन। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन किया, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, दैट इज एनायन, ठीक है। जैसे Cl- भी क्या है, एनायन है। चार्ज्ड पार्टिकल बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयन। आयन 2 तरीके के होते हैं, कैटायन या तो एनायन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कैटायन का चार्ज क्या होता है, एनायन का चार्ज क्या होता है। कैटायन का क्या चार्ज होता है, बिल्ली वाला आयन, बिल्ली इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्ली इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कैटायन ऐसे याद रखना है। एनायन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है भाई, ठीक है, इट इज डन। अब देखो ये सेम एग्जाम्पल लिखा है, हमने कर चुका है, डन एंड डस्टेड। अब हम बात करेंगे वैलेंसी के ऊपर। जो हमने बात की ना कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये डोनेट एक्सेप्ट वाला जो फंडा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, उस बेसिस पे हम वैलेंसी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ना मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं करना, कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, एटॉमिक नंबर से मैं समझा सकती हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट, पर क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर पे यही सब चीज़ें करने वाले हैं तो अभी ये सब चीज़ें करके मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ अभी बेसिक्स याद रखो। ये सब नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव चार्ज, ये सब चीज़ याद रखो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में करने ही वाले हैं, एटॉमिक नंबर और वो सब कुछ, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। तो अब भी करके क्या मतलब, फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, हम मजा करेंगे सिर्फ, हैं ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मंजीरा बजाएंगे, नहीं करेंगे, तो अब भी करके मतलब नहीं है। इसलिए अभी वैलेंसी का मतलब भी ऐसे ही समझो। वैलेंसी का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा तो उसका मतलब है वैलेंसी, ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझो, फिर हम लोग ये स्टेटमेंट्स देखेंगे। सोडियम, ठीक है, सोडियम ना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। दूसरा सिनेरियो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। दोनों ऑपोजिट हो गए, ये डोनेट करता है, ये गेन करता है। तीसरा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अब मुझे ये चारों सिनेरियोज में वैलेंसी फाइंड करनी है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है, डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, ठीक है, डोनेट करे या गेन करे, ये दोनों सिनेरियोज में ना नंबर इज ऑलवेज देयर, तो वो नंबर बस आपको लिखना है एज अ वैलेंसी। अब यहाँ पे जो सोडियम होगा उसका वैलेंसी 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब आप पूछोगे क्लोरीन का वैलेंसी बताओ, तो फिर से मैं यहाँ पे 1 ही लिखूंगी। क्यों 1 लिखूंगी, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि कितना एक्सेप्ट कर रहा है या कितना डोनेट कर रहा है, आपको सिर्फ नंबर देखना है कि कितना नंबर का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, इसका इसलिए उसका वैलेंसी 1 है। अब मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, राइट, फिर वो डोनेट करे या एक्सेप्ट करे उसका अपना को मगजमारी नहीं करना है, डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, हमें सिर्फ वो नंबर देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज ऑफर हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका वैलेंसी क्या है 2। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं, तो इसका भी वैलेंसी क्या है 2। समझ रहे हो, एकदम समझ रहे हो, एकदम क्लियर। तो बस यही है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं आपको कई बार कि वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी में कंबाइनिंग पावर वर्ड यूज होगा, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी।
ठीक है। तो ये होता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है टू अनदर एलिमेंट। मतलब सोडियम क्लोराइड अगर मुझे बनाना है, NaCl बनाना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये दोनों की एक जोड़ी बन जाएगी, शादी हो जाएगी। तो वैसे ही होता है हर एक कंपाउंड में। तो यही होता है कि कितना तुम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हो, कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम वैलेंसी लिखते हैं। यही होगा वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं वैसे वैलेंसी। हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूले, तो केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाओगे, ये टेक्स्ट बुक ने एक चार्ट प्रोवाइड किया है, टेक्स्ट बुक का ही चार्ट है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये टेक्स्ट बुक का चार्ट अगर याद कर लो तो भाई आपका लाइफ सॉर्टेड है, एकदम लाइफ सॉर्टेड है। क्योंकि ये सिर्फ इतना चार्ट से आप ना अनगिनत कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज लिख सकते हो, सिर्फ आपको ये चार्ट याद करना है। तो ये चार्ट तो आपको याद करना ही करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ना मुझे NaCl बना के दिखाओ, NaCl, तो आप बोलोगे NaCl। सोडियम क्लोराइड बना के दिखाओ तो NaCl लिखोगे, राइट। कैसे लिखा आपने, सिर्फ NaCl को लिखा, क्योंकि Na अभी सोडियम, Na है, Cl ये रहा, तो दोनों के ऊपर सेम नंबर ऑफ चार्ज है, राइट। इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 1 1 1 दोनों 1 है, तो यहाँ पे NaCl होगा। दूसरा एग्जाम्पल से समझते तब आपको अच्छे से समझेगा। अगर मैं बोलूँ आपको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब क्या, कौन से दो एलिमेंट्स यहाँ पे, एक मैग्नीशियम है, दूसरा क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम ये रहा, क्लोरीन किधर है, फिर से ये रहा क्लोरीन। तो इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर 1 है, तो जब आपको ऐसे कुछ आए ना तो फिर एक बार लिख देने का, यहाँ पे मैग्नीशियम के नीचे क्या है, 2 है और क्लोरीन के इधर 1 है। बस फिर ना क्रिस क्रॉस करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। तो अगर मैं आपको पूछूं मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो आप लिखोगे Mg, क्योंकि Mg के पास सिर्फ 1 गया है। Cl2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके ये 2 किसको मिल गया, क्लोरीन को मिल गया, तो इसका फॉर्मूला होगा MgCl2। समझ गया। तो ये सिर्फ चार्ट करना है। और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये कुछ अलग सा कुछ करते, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट करते, कॉपर सल्फेट, कॉपर और फिर ये रहा सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट दोनों में 2 है, राइट। ये सल्फेट के नीचे भी 2 लिखूंगी और कॉपर के इधर भी 2 लिखूंगी। अब ये दोनों 2 है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इधर भी 1 इधर भी 1। तो इसका मतलब है कि जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो CuSO4 लिखोगे, कुछ दूसरा लिखोगे नहीं, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए। अब दूसरा और एक देती हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी हम लोग वर्बली करेंगे, अभी अब लिखते नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी हम लोग प्रो बन चुके हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऊपर कितना है, 2 है, ऑक्साइड ये रहा O2, दोनों के ऊपर 2 है, तो ये फिर से दोनों का कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा MgO। समझ रहे हो, MgO। अब और एक एग्जाम्पल, चलो और एक एग्जाम्पल, ये पूरा क्लियर कट आपको करना है, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं सोडियम ऑक्साइड बनाओ, सोडियम ऑक्साइड बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ये रहा सोडियम, ये रहा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के नीचे 2 है और सोडियम के नीचे 1 है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो सोडियम को मिलेगा 2 एंड ऑक्सीजन को मिलेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो एक बार लिख देती हूँ, सोडियम के नीचे 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 2 है, बस इसको क्रिस क्रॉस करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, Na2O, दैट्स इट। कितना इजी था। तो ऐसे ना आप बना सकते हो बहुत सारे कंपाउंड। चलो होमवर्क देती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ना इसका आंसर चाहिए, होमवर्क देती हूँ आपको, इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे, एल्यूमिनियम 3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज है। तो बस इसका आपको एक केमिकल फॉर्मूला मुझे बना के दिखाना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया था, वैसे मॉलिक्यूलर मास भी हमने सीख लिया है कैसे करना है, पर एक बार हम लोग कभी रिवाइज करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब अभी हम लोग सिर्फ एक एटम की बात नहीं कर रहे, हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि वाटर। तो वाटर इज मेड अप ऑफ
2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो फिर आप ये 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास कैलकुलेट करोगे प्लस ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे फिर से वही टेबल, घिसा पिटा टेबल को यूज करना है कि हाइड्रोजन का कितना है, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 है तो 2 + 16 दैट इज 18। यूनिट क्या होगा, U, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, U, या तो AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, या तो U सिर्फ यूनिफाइड मास। ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे HNO3 का दिया गया है तो HNO3, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो आप कोई भी, फिर आपको कुछ भी पूछ ले, कोई भी कंपाउंड का पूछ ले कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे HNO3 का पूछा है, इसको मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो, खुद कैलकुलेट करते हैं। HNO3, इसमें कितने 3 एलिमेंट्स है, पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक ही है ना, एक ही है, तो यहाँ पे एक ही होगा। H हो गया। N, अभी नाइट्रोजन कितना है, 14 है, राइट। इसमें कुछ 2, 3 कुछ है, नाइट्रोजन में 2, 3 कुछ है नहीं है, सिर्फ 1 है, तो एक ही नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक ही नाइट्रोजन का कितना, 14। अब ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, 3 है तो 3 से वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे टेबल में सिर्फ एक ऑक्सीजन का मास दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया एक ही ऑक्सीजन का, दैट इज 16। तो 16 × 3 हो जाएगा, समझ रहे हो, 16 × 3 करोगे तो 48, तो बस ये तीनों को प्लस करोगे तो फिर 63U मिलेगा। इजी था। अब और एक एग्जाम्पल करते, चलिए NH3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH3 मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे N कितना है, नाइट्रोजन कितना, एक ही है, तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगी। H3 3 बार है, तो यहाँ पे 3 × 1 होगा, एक हाइड्रोजन का 1 है ना, तो 3 × 1 होगा, प्लस करना है, तो 14 + 3, 14 + 3 कितना होता है, 17, तो 17U विल बी द आंसर ऑफ NH3। ठीक है, समझ रहे हो, तो एकदम सिंपल रहता है। चलो इसका भी मुझे होमवर्क क्वेश्चन देना है। होमवर्क क्वेश्चन, देखो ये जो चैप्टर है इसको सॉल्व करना है, ऐसे आप वीडियो देखोगे तो नहीं समझने वाला, आपको लिटरली वो सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और 1.5x में देखना पड़ेगा। हर वीडियो 1.5x में ही देखा करो, आई विल सजेस्ट दैट। नेक्स्ट क्या है, होमवर्क मुझे MgO का बताओ, ठीक है, MgO का मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए, ठीक है, MgO एकदम मैंने सिंपल दिया है आपको MgO, और एक देने का मन कर रहा है क्योंकि ये तो काफी सिंपल दे दिया। दूसरा कुछ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 और MgO, ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास हमने अभी तक किया एटॉमिक मास, हमने किया मॉलिक्यूलर मास, अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये कुछ अलग सी चीज नहीं है, सिर्फ नाम बदली करके दिया है, ठीक है वही चीज, वो रहते ना 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही पानी पूरी को वो लोग कुछ अलग सा नाम दे देंगे, छोले भटूरे को अलग सा नाम दे देंगे, वैसे ये लोग ने किया है, वैसे स्कैम किया है, खाली स्कैम। तो मॉलिक्यूलर मास भी ना वही है, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूनिट मास सेम चीज है। ये क्या बोलते हैं कि जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप मास कैलकुलेट करो। अब फॉर एग्जांपल NaCl, तो NaCl हम तो सिर्फ ऐसे ही देखते हैं कि भाई NaCl का वो टेबल देख लो, Na का मास निकालो, Cl का मास निकालो और फिर प्लस करके उसको बोल दो कि भाई यही मॉलिक्यूलर मास है। पर फॉर्मूला यूनिट मास क्या बोलता है कि आप उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखो। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें तो NaCl का जब मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखूंगी तो उसमें मुझे दिखेगा कि बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं और बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स हैं। तो ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या कहना चाहता है कि जब उसके अंदर, वो कंपाउंड के अंदर बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट है तो तब वो वाले मास को मैं बोलूंगी फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला यूनिट मास एंड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में फर्क क्या है कि फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर जो एटम्स रहेंगे ना, वो एटम्स नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, वो आयन्स रहेंगे। जैसे कि NaCl, तो NaCl इज मेड अप ऑफ Na प्लस आयन्स एंड Cl माइनस आयन्स। Na प्लस कैटायन है, Cl माइनस एनायन है।
तो कैटायन एनायन जब आते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं तो वैसे वाले जो कंपाउंड्स हो गए उसका मास हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका कुछ अलग सा फॉर्मूला है क्या यूज करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। हम जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे वैसे ही सेम वे में, एग्जैक्टली सेम वे में हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि NaCl का मास पूछा है तो NaCl का मास फाइंड आउट करने के लिए हम Na का मास निकालेंगे जो एटॉमिक मास होता है, और फिर Cl का मास निकालेंगे जो एटॉमिक मास वाले टेबल में ऑलरेडी दिया गया होगा। तो ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, बस यही यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे क्या है, 23 रहता है सोडियम का मास, क्लोरीन का रहता है 35.5 मास। तो ये दोनों को प्लस कर दिया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। और इसका यूनिट भी सेम है, दैट इज U, यूनिफाइड मास। तो कुछ अलग चीज नहीं है, सिर्फ ये आपको की पॉइंट याद रखना है कि फॉर्मूला यूनिट मास में क्या होता है अंदर, क्या होता है अंदर, आयंस होते हैं, ठीक है, एटम्स नहीं होते, आयंस होते बस। तो अभी मैंने ना इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, क्योंकि सिर्फ हमें जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाता है उससे तो समझ जाता है, वो पॉइंट में समझ जाता है, ठीक है, वो क्षण में समझ जाता है कि हाँ कितना मस्त समझ में आ रहा है। पर जब क्वेश्चंस आते हैं सामने तब हमारी टाई फिज हो जाती है। इसलिए मैंने यही चैप्टर में, इनफैक्ट मैंने और संजीव सर दोनों ने डिसाइड किया कि हम थोड़े क्वेश्चंस भी बीच बीच में डालते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे क्वेश्चंस की, जिससे आपको एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्टी कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे होंगे अगर वही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो फिर एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जिसके मुझे आंसर्स चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, और ये सारे जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस खुद से फ्रेम किए गए हैं कुछ, तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस है, एंड आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस, और उसके आंसर्स चाहिए इन द कमेंट। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2, CO2 एंड NH3। तो NO2, CO2, NH3 का कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करोगे? इसका इंडिविजुअल एटॉमिक मास पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NO2 है तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा प्लस ऑक्सीजन 2 बार है तो एक ऑक्सीजन का पता होगा इंटू 2 कर देना, तो इसका जो आएगा प्लस दिस विल बी योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2, ठीक है, वे समझ गया। वैसे ही आपको ये दूसरे दो का भी करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2O। 5 मोल्स ऑफ H2O, तो 1 मोल ऑफ H2O का फाइंड आउट करो और फिर उनटू 5 कर दो तो समझ जाएगा 5 मोल्स ऑफ H2O। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये कैसे समझेगा, कैसे समझेगा? वो वाला जो टेबल है वो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले, उसमें वो टेक्स्ट बुक का टेबल है, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। मैं इसका आंसर मैं रिवील ही नहीं करना चाहती, और वो जो भी क्वेश्चंस हो गए वो मुझे सारे कमेंट सेक्शन में चाहिए आंसर्स, तो इसका भी आंसर चाहिए। चार्ज्ड स्पीशीज इज नोन एज, ये तो भाई कितना सिंपल, कितना सिंपल, क्या बोलते उसको, चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। पहले मैंने बोला था मैं एटम की जमाने की हूँ, पहले एटम हुआ करती थी, फिर मैं आयन बन चुकी, बोल दिया मैंने आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आयंस ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है, या तो वो पॉजिटिव बन जाएगा या तो वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव आयन बनता है तो फिर उसको बोलते हैं कैट आयन, बिल्ली आयन, या तो वो नेगेटिव बनेगा तो उसको बोलेंगे एन आयन। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये किसके बेसिस पे है, नामकरण के ऊपर। हमने नामकरण देखा था कि एलिमेंट्स को नामकरण कैसे दिया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर कैपिटल कि स्मॉल, स्मॉल, वेरी गुड। तो दूसरा लेटर जो आप लिखो वो स्मॉल होता है, तो इसके बेसिस पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। एटॉमिसिटी ऑफ आर्गन, तो आर्गन हमने ये देख लिया भाई, वही टेबल में आर्गन का एटॉमिसिटी भी लिख दिया था, तो उसका आंसर भी चाहिए कि आर्गन सिंगल फॉर्म में रहता है कि डबल फॉर्म में रहता है या ट्रिपल फॉर्म में या पॉली एटॉमिक स्टेज में रहता है, वो भी मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। 1U या 1AMU का मतलब क्या है, तो ये हमने कर लिया था। पिज्जा को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड करके एज 1 पार्ट रेफरेंस को लिया था, तो उसका आंसर क्या होगा भाई, बताओ ना इसका। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चंस कर लिए, खत्म। अब ना
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मोल कंसेप्ट, ये करेंगे। मोल कंसेप्ट में काफी बच्चे रोते रहते हैं, भाई कुछ समझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, बट एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, आज हम लोग ना ये मोल कंसेप्ट को एकदम मक्खन बना देंगे, एकदम हलवा बना देंगे, पर ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। बीच बीच में ऐसा अलग अलग चीज करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से। मोल कंसेप्ट क्या होता है? अब अगर हम लोग बाजार में जाएंगे, जैसे अभी मैंगो सीजन चल रहा है, ठीक है, अगर आपकी मम्मी बोली वो मैंगो वाले को, भैया जी 1 डजन मैंगो दे दो, 1 डजन आम दे दो, तो 1 डजन आम दे दो, तो भैया वाला क्या करता है? 1 डजन में आपको 1 आम देता है? नहीं, 1 आम तो नहीं देता। कितना आम देता है? 12 आम देता है ना। तो 1 डजन मतलब 12, ये डिसाइड हो चुका है, राइट। इसमें हमको बोलना भी नहीं पड़ता, बोलना भी नहीं पड़ता कि 1 डजन में 12 आम दे दो, ऐसे बोलते नहीं बोलते, हम बोलते 1 डजन आम दे दो, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उसमें 12 आम डालने। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने? 1 डजन में 12 आम होते हैं। ये तो आपने ही मुझे आंसर दिया, राइट, मैंने तो कुछ बोला नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर मैं सॉक्स की बात करूं, ठीक है, हम कहीं पे शॉपिंग करने जाए और बोले कि सॉक्स दे दो, तो वो हमें हमेशा पैर में ही देता है। शूज लेने जाओ, हमेशा पैर में ही देता है। तो पैर का मतलब बोलना नहीं पड़ता कि पैर में ना 2 ही आते हैं, 2 शूज आएंगे, 2 मोजे आएंगे, ऐसे बोलना नहीं पड़ता। अंडरस्टूड है। तो इसमें भी हमने डिफाइन कर लिया कि एक पैर में 2 शूज या 2 सॉक्स होते हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये सब चीज तुम लोग डिसाइड कर लेते हो, पर मोल्स डिसाइड नहीं करते हो, हैं? मोल्स डिसाइड नहीं करते हो। तो वैसे ही एटम्स के जमाने में अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मैं बोलूं, तभी ये सब थोड़ी होता था, तभी ये सब नहीं होता था, सिर्फ एटम्स 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 ही होते थे। तो अगर मैं मार्केट में जाऊं और मैं बोलूं कि भैया जी मुझे 1 मोल ऑफ एटम्स दे दो, तो भैया जी मुझे कितने एटम्स डाल के देंगे? कितने डाल के देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स डाल के देंगे। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या है? जैसे आपने ये सारे डिफाइन कर चुके हैं, उसमें बोलना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता कि 1 डजन में ना 12 होते हैं, एक पैर में ना 2 चीजें होती है, वैसे ही 1 मोल में ना 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। बस यही होता है मोल कॉन्सेप्ट। हो चुका अपना मोल कॉन्सेप्ट, इतना सिंपल है वो। तो ये याद रखना है, अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, फिर वो कुछ भी मैं पूछूं आपको, कोई भी मॉलिक्यूल पूछूं या कोई एटम पूछूं, कोई भी पार्टिकल पूछूं, आपका आंसर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना 1 डजन, अब मैंगो नहीं चाहिए, 1 डजन बनाना दे दो, 1 डजन केला दे दो, तभी आपका आंसर सेम ही होगा ना, सेम ही आंसर होगा कि आप मुझे 12 केला दोगे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ भी मैं आपको पूछूं, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, वो हमेशा नंबर सेम होगा। जैसे यहाँ पे नंबर सेम था, यहाँ पे 12 मतलब 12, यहाँ पे 2 मतलब 2, वैसे यहाँ पे नंबर सेम होगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इजी है, एकदम सिंपल। अब मास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ना ओवरव्यू ले लेते ताकि आगे वाली जो स्लाइड्स है वो एकदम इजी लगे। मास में अगर मैं पूछूं कि मुझे ना 1 डजन का मास निकाल के दो, मास मतलब वजन, तो अगर अभी मैं आपको बोल रही हूं कि मुझे 1 डजन मैंगो का वजन निकाल के दो, तो आप तभी ऑलरेडी अंडरस्टूड हो ना कि 1 डजन मैंगो का वजन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 1 आम का वजन क्या है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि 1 आम का वजन ना 20 ग्राम है, तो फिर तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हो कि मैम 1 डजन में ना 12 आम है, तो 12 इंटू 20 दैट इज व्हाट, दैट इज 240 ग्राम। आप आसानी से आंसर दे दोगे कि ये 12 मैंगोज मतलब 1 डजन आम का यहाँ पे ये मुझे आंसर मिला, राइट। तभी आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हो। तो फिर ये मोल वाला भी तो कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हो? तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
का वजन निकाल के दो, तो तब भी आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा कि 1 डजन मैंगो का वजन निकाल के दो, तो आपने इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ही आपने ये 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का वजन निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन का मास था, एटॉमिक मास था, ठीक है, हमने 1 लिखा था ना, तो वो 1 इंटू 5 होगा इंटू दिस नंबर होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने क्या बोला? 1 मोल। तो अभी आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि ये मोल वर्ड आए, इसका मतलब है ये नंबर आना चाहिए। 1 मोल मतलब क्या? ये नंबर आना चाहिए। जैसे कि डजन मतलब क्या? 12 नंबर आना चाहिए। पैर मतलब क्या? 2, ये 2 नंबर आना चाहिए। ठीक है, गलत वे मत लेना। तो ये 2 नंबर आना चाहिए। वैसे ही ये वाला जो है मोल वर्ड आए मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर आना चाहिए। अब इतना बड़ा नंबर है तो कोई दिग्गज इंसान ने ये नंबर दिया रहेगा। तो ये दिग्गज इंसान हमारे कौन थे? एवोगाड्रो भैया थे। तो क्योंकि उन्होंने नंबर इन्वेंट किया है तो अपना नंबर का नाम देंगे ना, वही नाम देंगे। जैसे मैंने अगर कोई नंबर निकाला होता तो मैं बोलती थी क्रूशीज नंबर, वैसे एवोगाड्रो भैया ने नंबर निकाला तो उन्होंने अपना नंबर का नाम रख दिया एवोगाड्रो नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और ये एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस, या तो आप Na लिखो या तो आप N0 लिखो, दैट इज N0। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये वाला दिया गया है, ये वाला नहीं दिया गया, तो आप भी यही फॉलो करो। ठीक है, यहाँ पे ये 0 डाल दो। तो N0 मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। और ये ना काफी मैजिकल नंबर है। अब आप बोलोगे कि यार ये मैजिकल नंबर क्यों है, इसमें मैजिक वाली कौन सी बात है? यहाँ पे क्या होता है पता है? अगर मैं आपको पूछूं कि मोलार मास, अब मोलार मास मतलब क्या ये भी समझ लेते हैं। जब मैं आपको बोलूं कि डजन वाला, जैसे डजन वाला मास निकालने बोला था, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? डजन मास, राइट। उसको मैं मैंगो मास तो बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिंगल मैंगो का बात नहीं कर रही हूँ, मैं डजन मैंगो का बात कर रही हूँ, तो तभी बोलती हूँ डजन मास। तो वैसे ही अगर मैं मोल वाला मास के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट हाइड्रोजन, एक एटम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 6.022 इन 10⁻23 एटम्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो तब वो मास का नाम क्या हो जाएगा? मोलार मास। ठीक है, मोलार मास। तो ये याद रखना है, मोलार मास। ठीक है, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास दोनों अलग अलग होते हैं, और वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एकदम अच्छे से ये तीनों मास को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पर अभी ये समझो कि मोलार मास जो होता है वो हमेशा ना ग्राम में हम लोग डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास देखा था 1U, राइट। वो टेबल अभी आपको याद हो गया रहेगा, अभी विजुअलाइज कर रहे होंगे कि हाइड्रोजन के आगे 1 लिखा था, एटॉमिक मास वाज 1U। तो अगर मुझे मोलार मास में उसको कन्वर्ट करना है तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करूंगी, मतलब कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ डायरेक्टली उसको 1 ग्राम लिख सकती हूँ। अब ये ग्राम कब लिख सकते हैं? जब आप उसको मल्टीप्लाई करो इनटू दिस नंबर। तो इसलिए ये मैजिकल नंबर है, क्योंकि वो कोई भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को कन्वर्ट कर सकता है इनटू मोलार मास, दैट टू इन ग्राम्स। समझ रहे हो? दैट टू इन ग्राम्स। अब ऑक्सीजन का हमने क्या देखा था? ऑक्सीजन का 16U था, राइट, 16U था एटॉमिक मास। इसका अगर मुझे मोलार मास पूछा ना तो मैं डायरेक्टली उसको 16 ग्राम लिखूंगी। समझ रहे हो? 16 ग्राम लिखूंगी, क्योंकि क्या किया मैंने? ये नंबर को इंटू किया इंटू 6.022, और ये 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब ही ग्राम है। तो ये कहीं पर भी आया, इसका मतलब है कि इसका यूनिट होगा ग्राम। एकदम इजी। तो ये ग्राम में हमेशा डिनोट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मोल ये हमने कर लिया। इट इज अ प्योर नंबर, यस इट इज अ प्योर नंबर। इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स या कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि ये प्योर नंबर है क्या? यस इट इज अ प्योर नंबर। ये पूरा एक अच्छा सा नंबर है, और इसके ऊपर 10⁻23 मतलब इसके आगे 23 ऐसे जीरोज आए हैं। समझ रहे हो? 23 जीरोज है, तो एक ये नंबर है, राइट, प्योर नंबर है, कोई ऐसे फ्रैक्शन में नहीं है, प्योर नंबर है। तो ये एक प्योर नंबर है। ठीक है,
अब इसको हम क्या बोलते हैं? मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम क्यों बोल रहे हैं अभी तो आपको समझ गया रहेगा। ग्राम वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो यूनिट होता है वो ग्राम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कोई भी हो, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते, एकदम ईजी लगेगा अभी तो, एकदम ईजी। 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल बोला है, मोल। मोल मतलब क्या? 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो ये टेक्स्ट बुक का चार्ट है, हम लोग ये समझ रहे, टेक्स्ट बुक का चार्ट। तो अगर किसी ने बोला कि भैया जी बताओ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स होंगे, तो कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हाइड्रोजन का बताओ, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में क्या लिखोगे यार? सेम लिखोगे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपको पूछूं कि नाइट्रोजन का बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि सोडियम का बताओ, तो आंसर आपका सेम ही होगा। दैट इज व्हाट, 6.022 into 10⁻23 वो वाले एटम्स। ठीक है, जैसे कि डजन वाला था, डजन में केला पूछो या मैंगो पूछो या चिक्कू पूछो, 12 मतलब 12 ही रहेगा ना, नंबर थोड़ी चेंज होगा। तो वैसे यहाँ पे नंबर चेंज नहीं होगा। कोई भी एटम्स पूछ लो, कोई भी मॉलिक्यूल्स पूछ लो, या कोई भी आयंस पूछ लो, एटम पूछ लो, मॉलिक्यूल पूछ लो, आयंस पूछ लो, नंबर हमेशा सेम ही होगा। दैट इज 6.022 into 10⁻23। ये नंबर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मास के बारे में कि मास में क्या फर्क होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में मास कितना हो रहा है, मतलब यहां पे मैं पूछ रही हूं मोलार मास, तो मोलार मास को हम डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मैंने ये बोला था मैजिक निंजा टेक्निक है इसी में। तो निंजा टेक्निक क्या है कि कोई भी आपको जो मिला है यू में, उसको डायरेक्टली आप ग्राम में लिख सकते हो। अगर 8 यू है इसका आंसर, तो 8 ग्राम लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे कार्बन का टेबल आप देखोगे, ये टेबल में कार्बन का 12 है, तो 12 यू इज द एटॉमिक मास। तो इसको अगर मोलार मास में कन्वर्ट करना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राम लिख के आ जाना है। तो इसका क्या होगा आंसर? 12 ग्राम। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में मोलार मास में कन्वर्ट करो, तो ये एटॉमिक मास का टेबल है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, 1 यू लिखा गया है, तो 1 यू को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 1 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ग्राम। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन का क्या है? 16 यू है, तो उसका मोलार मास क्या होगा? 16 ग्राम। एकदम सिंपल है। अरे वाह, अभी तो आप प्रो हो गए हो। तो यही है, तो रिलेटिव मास मतलब जो आपको एग्जांपल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप वो नंबर सेम रखोगे, सिर्फ आगे क्या लिख दोगे? जी लिख दोगे, क्योंकि वो क्या है? ग्राम है। ठीक है, ग्राम है। अब ये तीनों में ना डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलार मास क्या है। एटॉमिक मास मतलब क्या कि यहाँ पे देखो, एटॉमिक मास मतलब क्या कि हाइड्रोजन तो ये एक एटम है, कार्बन तो ये एक एटम है, फास्फोरस तो ये एक एटम है, तो ये सभी का सिंगल एटम का मास यहाँ पे दिया गया है। दिस इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल बनाएगा ना, मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो एटम्स है इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, राइट, कॉम्बिनेशन करेंगे। जैसे कि कार्बन ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो मैंने क्या बना दिया? मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। उसको हम लोग एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एटम नहीं रहा, अभी वो मॉलिक्यूल बन चुका है। तो मॉलिक्यूलर मास, तो यही होगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे कि H2O है, तो यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन लिया और यहां से मैंने 1 ऑक्सीजन लिया, तो एक मॉलिक्यूल बन गया, तो उसका मास होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसका तो हमने 1000 बार कर लिया कैलकुलेट, दैट इज 18 यू, राइट। इसका ये 2 बार करने का, इसका 1 बार, दैट इज 16 + 2 18 आएगा आंसर। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में इसका 12 है, O2 मतलब 2 बार ऑक्सीजन है, तो 16 + 16 दैट 32, तो 32 + 12, 32 + 12 करोगे तो कितना आता है? 44 आता है, तो ये 44 यू। वैसे ही CH4, तो इसका आता है 16। तो दिस ऑल इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। अब मोलार मास क्या होता है? अभी मोलार मास ना आपको एकदम हलवा लगेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी यूनिट्स दिए गए हैं, जो भी वैल्यूज दिए गए हैं, उसको सिर्फ आप ग्राम में लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा है हाइड्रोजन का,
हाइड्रोजन का पूछा है। तो हाइड्रोजन क्या है, एटम है, हाइड्रोजन एटम है ना, तो एटम वाले टेबल में देखो यहाँ पे 1U है, तो 1U को आप 1 ग्राम लिख दो, कितना इजी था। नेक्स्ट इज व्हाट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिर से एटम है, तो एटम वाले टेबल में देखेंगे, इसमें क्या लिखा है 14U, तो 14U को डायरेक्टली लिख सकते हैं 14 ग्राम, तो यहाँ पे 14 ग्राम लिखा है। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन 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 35.5U, तो इसको भी लिख सकते 35.5 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम में डायरेक्टली लिखा जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एटम के ऊपर ये लॉ नहीं बनाया गया है। मोलार मास सिर्फ एटम का नहीं होता, मोलार मास मॉलिक्यूल का भी होता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे मोलार मास ऑफ वाटर बोलो, तो क्या करूंगी मैं ये 18U को 18 ग्राम में लिख दूंगी, यहाँ पे जो 44U है मैं 44 ग्राम में लिख दूंगी, राइट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आंसर होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट तो कर लिए, अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ पे मैं स्किप कर सकती थी न्यूमेरिकल, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला दिखा के टाटा बाय बाय कर सकती थी, पर मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं आपको वो जो फॉर्मूले हैं उसको मैं वो कैसे लगाने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी मैं आपको समझा के जाऊँ। तो थोड़ा सा अभी वीडियो रहेगा कुछ 10 मिनट का, वो देख के जाना ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो फिक्स्ड ही है, आने ही वाले, ये चैप्टर से एग्जाम में न्यूमेरिकल तो आने ही आने वाले हैं। यहाँ पे ये 3 फॉर्मूला याद करके जाना है बच्चों, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलार मास कैपिटल M, ये याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल n, गिवन मास is small m, and molar mass is capital M. Next is number of moles फिर से small n। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब आप क्वेश्चन देखोगे तब आपको एकदम ये सब कुछ आने लगेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज दिस एंड दिस, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल N। फिर ये क्या है, ये एवोगाड्रो नंबर अपना वो 6.022 × 10⁻23, ये तो हमें पता है, इट इज ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन n, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे भी n0 कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने n0 लिखा है, तो ठीक है। ये 3 फॉर्मूला करके जाना है। यहाँ पे ये जो 2 फॉर्मूला है ये एक दूसरे से ही डिराइव हुए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है, पर मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मूलाज लिख दिए, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में ये आप यूज कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स में ये यूज कर सकते हो। तो रादर देन डिराइविंग ऑन दैट न्यूमेरिकल आप वो फाइंड आउट करने लग जाओ, इससे अच्छा है कि ये तीनों फॉर्मूलाज डायरेक्टली आप याद करके जाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डाले हैं, टेक्स्ट बुक के ही है, तो टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल्स पहले समझ जाते हैं, फिर आप खुद क्वेश्चंस मैंने डाले, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने क्वेश्चंस भी डाले न्यूमेरिकल्स के, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा वो जो लेटर है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो गिवन डेटा है, उसको हम लोग को तभी के तभी लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने बोला, मतलब स्मॉल n आपको पूछा है, स्मॉल n आपको फाइंड आउट करना है। 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, यहाँ पे ये क्या दिया गया है, गिवन मास दिया गया है, राइट, गिवन मास दिया गया है, मतलब स्मॉल m दिया गया है। पूछा क्या है, स्मॉल n पूछा है, तो भाई स्मॉल n का फॉर्मूला लिखो ना, नंबर ऑफ मोल्स लिखो। फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास मतलब स्मॉल n अपॉन मोलार मास मतलब कैपिटल M। अब मोलार मास आप बोलोगे मैम मोलार मास तो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे भाई, मोलार मास तुम खुद भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। मोलार मास कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज नथिंग बट ग्राम लिख देने का लास्ट में, और वो एटॉमिक मास है तो मोलिकुलर मास ही है, सेम ही है ना, वैल्यू तो सेम ही होता है, सिर्फ लास्ट में G लिखते हो। तो अब हीलियम का पूछा है, तो हीलियम का मोलार मास क्या होगा, हीलियम का वो एटॉमिक मास वाला जो टेबल है ना, टेबल हमने बहुत बार जो यूज किया, उसमें हीलियम का देखोगे तो 4 आंसर आता है, राइट, तो 4U आंसर है, पर क्योंकि ये मोलार मास है तो 4 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ग्राम लिख दूं मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास क्या है 52, राइट, 52 अपॉन मोलार मास हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 4।
तो 4 1 जा 4, 13 जा, तो आंसर क्या होगा 13 मोल्स। 13 मोल्स, हमेशा यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना भूलोगे तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा। तो 13 मोल्स, सिर्फ 13 लिख के मत आना, ठीक है, 13 मोल्स। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट आपको दिया गया है, देखो यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये क्या है, ये नंबर है कि इतने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैसे करते हैं, डिनोट बाय कैपिटल N। कैपिटल N यहाँ पे दिया गया है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। ये वाला जो है दिस इज दिस नंबर, तो 12.4044 इंटू 10⁻23। कुछ नहीं करना भाई, कुछ 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 कुछ। तो ये क्या है, ये वाला 1 जा, ये 2 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 ना, यस 2। दो आंसर आया 2 मोल्स, सिंपल था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया, थर्ड वाला अभी तक नहीं किया, तो हम लोग करेंगे। अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है, कैलकुलेट करना है। अभी क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो मास फाइंड आउट करना है मतलब स्मॉल m, गिवन मास फाइंड आउट करना है। आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, दैट इज स्मॉल n। N2 गैस, N2 में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको डायटोमिक स्टेज में दिया है कि मोनो एटॉमिक में दिया है, वो हिसाब से वो मोलार मास कैलकुलेट होगा ना, तो इसलिए ये काफी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया गया है ना, हमको कैलकुलेट करना है स्मॉल m, तो यहाँ पे m रखते हैं, यहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। नंबर ऑफ मोल क्या दिया गया है 0.5 इंटू मोलार मास, मोलार मास दिया नहीं गया, राइट, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मोलार मास फाइंड आउट करना है। तो N2 एटॉमिक मास वाला टेबल याद करो, वहां पे एक नाइट्रोजन का 14 था, तो 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। तो 28 इंटू 0.5 यही है, देखो यहाँ पे यही है, तो इसका आंसर आएगा 14 ग्राम। ग्राम क्यों, क्योंकि ये मास है, तो मोलार मास हो या गिवन मास हो, दोनों ग्राम में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, ये फिर से नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज स्मॉल n। फर्क इतना ही है कि यहाँ पे N2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे अभी जो आंसर होगा वो भी आधा होगा, क्योंकि हमने पिछले वाले में 2 नाइट्रोजन के एटम्स का मोलार मास कैलकुलेट किया था, यहाँ पे सिंगल एटॉमिक होगा, राइट, सिंगल एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का पूछा तो 14, राइट, तो यहाँ पे आंसर होगा 14, तो यहाँ पे ये 14 आ गया मोलार मास, फिर तो सब कुछ सेम, तो इसका आंसर होगा 7, इसमें 14, इसका आधा हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ के लिए हमें थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट वाज नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये थर्ड वाला फॉर्मूला था। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट तो यही करना है हमें। तो हम पहले तो यही शिफ्टिंग कर लेते हैं, स्मॉल m को ये बाजू लेके आते हैं और फिर हमें ये सब चीज फिल करनी है, सब्स्टिट्यूट करते रहना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अलग दिए गए हैं, राइट, दिस 6.022 इंटू, देखो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, फिर यहाँ पे देखा करो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू व्हाट, दिस इज मोलार मास। मोलार मास फाइंड आउट करना है, पर N2 का करना है मोलार मास। तो सिंगल का 14 है, तो डबल का कितना होगा 28 होगा, तो यहाँ पे 28 आएगा। तो ये मिस्टेक मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। N2 बोला है तो फिर ये सिर्फ 14 रहेगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ N था तो यहाँ पे 14 लिखा था हमने। एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है, 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये एज अ होल ही खत्म हो जाता है,
राइट, ये पूरा खत्म। तो इसमें आंसर क्या बचा हमें 28 व्हाट ग्राम्स, क्योंकि फिर से मास पूछा है। डन। तो यहाँ पे अभी होमवर्क चालू होता है आप लोग का, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, सबका हिंट मैं देती जाती हूँ ताकि आपको होमवर्क करने में इजी हो। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मतलब स्मॉल एन कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है, मतलब ये कैपिटल एन आपको दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेकेंड वाला फॉर्मूला, राइट। एन इज इक्वल टू दिस एन अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो पता है ना, तो ये कैलकुलेट एकदम आसानी से कर सकते हो। फिर इसमें क्या दिया गया है आपको? इसमें दिया गया है नंबर, तो ये नंबर है, ये एन है। हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स मतलब स्मॉल एन कैलकुलेट करना है। और फिर से वही फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एवोगाड्रो नंबर, बस आंसर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2 गैस। तो फिर से मास पूछा है, मास मतलब m, मोल्स n दिया गया है। क्या करोगे? कौन सा करोगे फॉर्मूला? आप वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज n इज इक्वल टू m अपॉन m। तो मोलार मास कैलकुलेट कर लो H2 का। क्या होगा मोलार मास? 1 का 1 है, तो 2 का कितना होगा? 2 होगा, तो 2 इधर आंसर आएगा, नीचे 2 आएगा आंसर। मास पूछा है, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ गया 4 आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट ये भी कर सकते हो, सब सिंपल दिया है मैंने आपको। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, अभी यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स पूछा है, मतलब n फाइंड आउट करना है। ये क्या है? ये गिवन मास है, मतलब m दिया गया है। आपको क्या करना है? ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसका मोलार मास कैलकुलेट करो, कितना होगा? 4 ही होगा। तो यहाँ पे गिवन मास इज 40, मोलार मास इज 4, 4 1 जा 4 10 जा, आंसर क्या होगा? 10 मोल्स। अरे वाह, तो खत्म हो जाता है अपना चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ डिटेल में कर लिया है हमने, विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग, ट्रिक एंड टिप्स एंड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सो वी वांट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छे से आंसर देना है सभी चीज़ों का, और जो मतलब अच्छे से आंसर देगा उसको हम लोग ऐसे लाइक वाइक करेंगे, ताकि दूसरे जो है बच्चे वो देख पाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये होता है, ठीक है। तो कुछ गलती हो जाती है अगर वो क्वेश्चन के आंसर्स में, तो हम लोग खुद भी आंसर्स लिख देंगे अगर आपको नहीं समझ रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय एवरीवन। Download the app now.